और खुशफहमी बड़े काम की चीज़ है। ये जिंदा रहने के लिए कुछ असबाब बड़े तमाम से पैदा कर देती है। इन खुशफहमियों को अमराहा ने गले से लगा लिया, मुट्ठी में दबा लिया। सब ठीक हो जाएगा। खुद को ही जुमला याद करवा दिया। दूसरा सेमेस्टर शुरू था और जैसा कि यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि अगर आपने पहले साल या पहले सेमेस्टर में 40% रिजल्ट हासिल कर लिया तो यकीनन आपने तीर मार लिया। तो अमराहा ने ये तीर मार लिया था। उसका रिजल्ट 60% रहा था। और यूनी में ही मशहूर एक और मुकालमे के मुताबिक आपको पहले सेमेस्टर में यूनी में मौजूद जो स्टूडेंट लाइक फाइक, सईन फतीन, न्यूटन, आइंस्टाइन, लुई पास्टर, स्टीफन हॉकिंग, राइट ब्रादरान या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जानशीन या लेपालक लगते हैं, वो हकीकतन ऐसे होते नहीं हैं। गोल फ्रेम की बड़ी ऐनक लगाए स्टीफन नजर आने वाला और मुकम्मल तवज्जो से लेक्चर के दौरान गर्दन हिलाने वाला स्टूडेंट दरअसल एक दरमियाने दर्जे का स्टूडेंट है जिसकी हकीकत रिजल्ट के बाद खुलती है। ये मकौला भी ठीक था। अमराहा को अपने अलावा वहाँ सब सहीन फतीन नजर आते थे, लेकिन रिजल्ट के बाद उसकी गलतफहमी दूर हो गई। वो सब सहीन फतीन उससे तकरीबन पीछे ही रह गए थे। ये वही लोग थे जिन्हें फ्रेशर फ्लू पूरी आबोताब से चढ़ा था। रात को ये खुद से 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे का वादा करके निकलते और सारी रात घूम फिर कर नाच गाकर डगमगाते हुए सुबह की किरणों के साथ वापस आते। पहला लेक्चर कटी पतंग की तरह उनके हाथ आने का नाम न लेता और अगर ये पतंग कूद फांद का हल्लड़ मचाकर उनके हाथ आ ही जाती तो क्लास में बैठकर उनके लिए आंखें खोलकर कानों को हम्मातन गोश करके या चुन्ना मुन्ना गोश करके लेक्चर सुनना ऐसे हो जाता जैसे हवा में ऊंचाई पर तनी रस्सी पर नो आमोज का चलना। ओह मैं गिरा, मैं गिरा और लो वो गिर गया बेचारा। रिजल्ट पर अमराहा की आंखें खुल सी गईं। यानी उसका तो ख्याल था कि सारे गोरे ऐसे ही होते हैं। ऐसे कैसे? यही बैठे बैठे रॉकेट बना लेने वाले, दरियाई टैम्स में कूदकर दरियाई सीन्स से निकलने वाले, सुपर सीक्रेट कंप्यूटर्स की चुटकियों में पासवर्ड्स तोड़ लेने वाले, रिपोर्ट से कम इजाद ना करने वाले और शेर से कम शिकार ना करने वाले, वगैरह वगैरह। सबसे शानदार रिजल्ट कर्नाटक की मंचला का रहा था, जो इतनी कमज़ोर थी कि क्लास का हर स्टूडेंट उसे ट्वीट देने के लिए बेताब रहा करता और उसे ट्वीट देकर भूल जाने को नेकी समझा करता था। एक बार क्लास में सर कैर कार्ल ने उसे ऐसे ही कहा कि मंचला ज़रूर गोल्ड मेडल लेगी, तो क्लास के स्टूडेंट सेविन ने भरपूर संजीदगी से सर हिलाकर कहा, ज़रूर, अगर ये मैनचेस्टर की सर्दियाँ निकाल सकी तो। सर्दियाँ निकाल सकी से तुम्हारा क्या मतलब है? सारी क्लास की दबी दबी खीखी से ये वाज़ह था कि वो बात समझ चुके हैं, लेकिन ये प्रोफेसर स्वीना, पहले सेमेस्टर की पहली बर्फबारी में ही मंजला का देहांत हो जाएगा ना। मंजला समेत क्लास हंस हंस कर पागल हो गई। मंजला स्कॉलरशिप पर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी पढ़ने आई थी। एग्जाम्स के दिनों में अमराहा ने 1-2 बार उसके साथ भी ग्रुप स्टडी में शिरकत की थी। वो इंतहाई बेसर और हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहने वाली लड़की थी। अपनी मासूमियत में वो आलमगीर सी हैसियत अख्तियार कर चुकी थी। ये विलियम, जो मौका मिलते ही बैग्स में से चॉकलेट कुकीज़ निकाल लिया करता, मंजला के नाम पर कसम उठाकर खुद पर किए जाने वाले शुबे से जान छुड़वाता। बादशा वो मंजला को ट्वीट देता हुआ नजर आता। जी हाँ, झूठी कसम के हर्जाने के तौर पर। समीर की आवाज़। अमराहा की कारकर्दगी अच्छे स्टूडेंट्स की तरह तसल्ली बख्श रही थी और जाहिर है वो प्रोफेसर्स की नज़र में आ चुकी थी। सर रॉबर्ट ने याद से क्लास में वो कार्ड्स पढ़े जो पहली क्लास के दिन उन्हें लिख कर दिए गए थे और जिसमें अपने मोटो के नीचे उन्होंने खुद को 100% का चैलेंज दिया था। सर रॉबर्ट ने जो तंज किए वो सुनने से ताल्लुक़ रखते थे, जैसा कि उन्होंने एक का कार्ड लहराया। हैक जो यूनी में हर एक को कंप्यूटर गेम्स के चैलेंज देता हुआ पाया जाता था। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी गेम होगी जिसमें उससे दिन रात लगाकर रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा। तुम मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर क्यों कर रहे हो? 3D में ही कोई डिग्री ले लो। गेम्स बनाया करना, खेला भी करना। उसकी शक्ल पर बेचारगी छा गई। तंज ना करो उमरा, मुझे तो खुद नफरत है इस सब से, लेकिन क्या करूँ, ये लत जान ही नहीं छोड़ रही। तुम्हारे पास कोई तरकीब है इससे जान छुड़ाने की? अमराहा, अमराहा, समझ में आया? तुम्हारी देखा देखी भोजसू ने मुझे उमरा कहना शुरू कर दिया है। तुम अपना लैपटॉप तोड़ डालो। अमराहा ने ओमरा का गुस्सा निकाला। ना रहेगा लैपटॉप, ना खेलोगे गेम्स। क्या हमेशा ही तुम्हारा दिमाग ऐसे शानदार अंदाज से काम करता है ओमरा? चलता तो नहीं था, लेकिन तुम सबके दरमियान आकर चलने लगा। हुयोगिया, यही हुयोगिया छोटी सी मानो बिल्ली की तरह आंखें झपकते अपनी नशिस्त पर खुद को किसी तरह से गायब करने की कोशिश में था और जाहिर है वो नाकाम था। हेग, चैलेंज 100%, मोटो ऐसे पढ़ना है कि हैरान कर देना है। वेल हैग, आप कामयाब रहे।
हम सबको हैरान कर दिया आपने। है कि हैरान कुन 100% कारकर्दगी पर प्लीज़ टेबल बजाए जाए। ज़ोरों शोर से टेबल बजाए गए। ज़ोरों शोर से टेबल वक्फे वक्फे से बजते रहे। तुम्हें आलियान पढ़ाता रहा है ना? शक्ल से तो तुम लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे की मखलूक लगती हो। उर्दू मीडियम में पढ़ती रही हो ना? ऐसा रिजल्ट लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। उसकी हमजमात शीशा ने अपनी रीबोन भनुओं को किसी मस्तूल की तरह तान कर पूछा। ठीक कहा, मैं उर्दू मीडियम में ही पढ़ती रही हूँ। अच्छा होता तुम भी पढ़ लेती तो तुम्हारा शुमार भी 40% वालों में ना होता। और तुम्हें किसने कहा कि आलियान मुझे पढ़ाता रहा है? पता नहीं पाकिस्तानी उर्दू मीडियम में पढ़ने को गाली क्यों समझते हैं। अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ी पढ़ने में हिक्कत महसूस नहीं करते, बल्कि अंग्रेज़ों को उस वक्त शर्म आया करती थी जब उन्हें खुद पर जबर करके लातीनी पढ़नी पड़ती थी। दूसरी अक़वाम अपनी मर्ज़ी से सारी दुनिया की ज़बानें सीख लेंगी, लेकिन जहाँ कोई ज़बान उनकी जगह लेने की कोशिश करेगी, वहीं वो अपनी वाज़ह नापसंदीदगी साबित करके अपनी ज़ुबान के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे कि दुनिया की कोई ज़ुबान उनकी ज़ुबान से अच्छी है ना होगी। अली कमेंट्स में वो घंटों तुम्हारे पास बैठा रहा करता था। रिबोन ही बालों को शीशा ने हाथ लगाए बगैर गर्दन के झटके से शानों से परे किया। अमराह उसे देख कर रह गई। यानी पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हसरत अजीम तो पर दिलो जान से नसार रहती हैं, किसी तगमे की तरह सजाए फ़ख्र और गुरूर से सरशार फिरती हैं। वो बिजनेस का स्टूडेंट है, मैं इंग्लिश लिटरेचर की। वो इतना लायक है कि प्रोफेसर से अच्छा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा सकता है। वो इतना लायक है, आखिर सबको कैसे पता था? अमराह ने खुद को सोचने पाया। तुम मुझसे ट्यूशन लेती रही हो? अमराह पूछे बिना न रह सकी। तुम उसकी जान छोड़ती तो वो किसी और को ट्यूशन देता ना। ऊँटों के कोनों को ससाया उचकाकर वह कड़वी कोहली की तरह बदमिजाजी दिखाई देने लगी। आलियान यूनी का रॉजर फेडरर है, सारी ट्रॉफियां इकट्ठी कर लाएगा वो। वैसे तुम आजकल उसके साथ नजर नहीं आती, वो भी डिपार्टमेंट नहीं आता। शीजा ने मुकम्मल ईमानदारी से टो की ड्यूटी सर अंजाम दी थी और वो उसमें गफलत का शिकार कतई नहीं हुई थी। अमराह कोई जवाब देना ही नहीं चाहती थी। वैसे मैंने भी वो डिश सुनी है, तुम्हारे नादर ख्यालात पर मबनी। शीजा तंज से खिलखिलाई और अमराह के लिए उसके पास से हट जाने के अलावा चारा ना रहा। शीजा जो ग्रेविटी फॉल्स की पैसिफिका के नाम से जानी जाती थी, उसे अजीब व गरीब मलबूसात पहनने पर लेडी गागा भी कहा जाता। वो पाकिस्तान के एक बड़े वजीर की बेटी थी, जिसके वजीर आज़म बनने के इम्कानात काफ़ी रोशन थे। वो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से ऐसे मुखातिब होती जैसे करप्शन के पैसों से बनाए अपने पापा के महलनुमा घर के घरेलू मुलाजिम से मुखातिब हो। जो लिबास वो एक बार पहन लेती, दोबारा कोई उसे उस लिबास में कम ही देखता। उसके जूते, बैग्स, कलम, नोट्सबुक्स, मलबूसात और ऐसी ही दूसरी चीज़ें इतनी महंगी होती कि उन्हें देखकर हकीकतन स्टूडेंट्स को होल उठते थे कि उफ, क्या इससे उन्हें खरीदने की जरूरत की? क्या वाकई इसने उन्हें खरीद लिया? और ये क्या, ये तो उसके हाथ में भी है। इसीलिए पाकिस्तान में गुर्बत का ये आलम है। सारे बजट से तो लेडी गागा के कपड़े जूते ही आ जाते हैं। जर्मन जोएल ने बड़ी जरूरत से उसके मुंह पर कह दिया था और उस लेडी गागा ने पाक अफवाज के सरखीसे में मौजूद सारे बारूद को आंखों में भरकर उसे घूरा। और बस ऐसे वस्तु के मुंह लगना उसकी शान के सरासर खिलाफ था। एक बार लेक्चर के दौरान वो अपने आईफोन के साथ मसरूफ़ थी। ऐसी कई बार इस हरकत पर उसकी सरजनिश की जा चुकी थी, पर क्या किया जा सकता था? वो इतना बारूद अपने साथ रखती थी कि कोई कुछ कह भी देता तो भी फ़ायदा ना हुआ करता। मज़ीद उससे ये किया कि मज़े से पिछली रो में बैठे जोनाथन की तस्वीर क्लिक की। नींद की वजह से जोनाथन के लिए मुश्किल तर हो रहा था सर को ढलकने से रोकना और आंखें पूरी खोलकर मुतवज्जा रहना। लेडी गागा ने बाकायदा कुर्सी से खड़े होकर पीछे जोनाथन की तरफ रुख करके ये हरकत की। क्लास संग रह गई। अगर आपको लेक्चर नहीं सुनना तो आप क्लास से आउट हो जाएं और बाहर निकलकर मानचेस्टर की तस्वीरें उतारें। प्रोफेसर ने किसी कदर तहम्मुल से कहा। सुनना है अगर किसी काम का हुआ तो। उसे बेनियाज़ी से शाने उचकाकर कहा। यह बदतमीजी की इंतहा थी बिलाशुबा। आपके मुल्क में नहीं, लेकिन यहाँ ग्रूमिंग कोर्सेज होते हैं। क्लास के स्टूडेंट्स आपको फंड्स जमा कर देंगे, आप ग्रूमिंग क्लासेस लें। जब बात करना सीख जाएं तो आ जाइएगा, हम आपको डिग्री दे देंगे। तो आप ग्रूमिंग क्लासेस लेकर आए हैं? अगर आपके साथ मेरे 2-3 मजीद मुकालमे हुए तो यकीन मुझे भी लेनी पड़ेंगी। अमराह इतनी शर्मिंदा हुई कि सारा वक्त क्लास में सर झुकाकर बैठी रही। तो ये लेडी गागा शीजा भी आलियान के बारे में खबरें रखने में दिलचस्पी रखती थी और यकीनन उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन वो रसाई सिर्फ अमराह की हो सकी थी। अली कॉमन्स के बाग में बैठे खुद को उदास होने से रोक रही थी।
उसका रिजल्ट अच्छा रहा था और जाहिर है वो खुश होकर भी खुश नहीं थी। एग्जाम्स के दिनों में आलिया ने उसे यूनिकॉर्न दिया था, जिसकी पेशानी के सींग पर सफ़ेद चिट खूबी थी और आलियान की लिखाई में कीप काम एंड राइट यूनिकॉर्न इनटू एग्जाम्स लिखा था। एग्जाम्स के दिनों में कमोबेश हर स्टूडेंट के स्टडी टेबल पर ये यूनिकॉर्न नजर आता है। कई सीनियर फ्रेशर्स को देते हैं, कुछ घर से लेकर निकलते हैं, लेकिन इस बेखबर अमराहा को आलियान ने दे दिया था। एग्जाम्स की तैयारी के दौरान वो थक जाती तो उस चिट को देख लेती और जैसे उसमें एक नामालूम सी ताकत ऊद आती और वो तनदही से फिर से पढ़ने लगती। अगर सब कुछ पहले जैसा होता तो आलियान शायद उसके पास आता, नीले पीले सफ़ेद फूल लेकर, और कहता, अगली बार इससे भी अच्छे रिजल्ट पर तुम्हें इससे बड़ा फूलों का गुलदस्ता गमले के साथ मिलेगा। तीसरे सेमेस्टर में फूलों का गोदाम मिलेगा और चौथे और फाइनल में। वो शरारत से मुस्कुराकर खामोश हो जाता। सारे मुरझाए फूलों ने अमराहा के गिर ढेर लगा लिया। वो उठकर लाइब्रेरी आ गई। कैसी हो मैंडकी? वो अपनी किताबें इशू करवा चुकी थी और यूनिवर्सिटी का मनहूस तरीन इंसान कार्ल अपनी किताबें इशू करवा रहा था। च्युइंगम से वो ऐसे और इतनी तेज़ी से पटाखे फोड़ रहा था जैसे उसे जल्द अज जल्द उस च्युइंगम से नन्हा मुन्ना बम तैयार करना हो और फिर उससे वो बम किसी पर दे मारना हो। अमराहा से बेहतरीन कौन मुस्तक रहा होगा कार्ल के बम का? कुछ शीशा का गुस्सा, कुछ से ज़्यादा अपने अंदर का दुख, और कुछ हॉट रॉक पे डिस्क का चलाया जाना। उससे हाथ में पकड़ी 3 मोटी वजनी किताबों का सेट उसके सर पर दे मारा। मुझसे दूर रहा करो, मेंढक हो गए तुम, तुम्हारा खानदान और आगे पीछे के सब फलां फलां और फलां फलानियाँ। तुमसे आगे का फिक्रा उससे उर्दू में कहा और शीशा की आंखों का बारूद उधार लेते उसे अपनी आंखों में भरकर ताकते वो उसे घूरने लगी। काउंटर पर खड़े 3 लाइब्रेरियन के हाथ काम करते रुक गए। 50-60 के करीब इधर उधर खड़े आते जाते सूरज से बाकायदा रुककर इस मंजर को देखा। जरा दूर खड़ी मंजिला के हाथ से किताबें गिर गई। भला मंजिला को क्या जरूरत थी अपने वजन से ज्यादा किताबें उठाने की? और कार्ल कार्ल का च्युइंगम चबाता जबड़ा रुक गया। बम उसके जबड़े के अंदर ही फटा और धुआं कानों आंखों नाक से निकला। उसने गर्दन को हम दिया और आंखों को जरा सा फैलाकर अमराहा को देखा। उससे देखा, यानी तुम मेंढकी, दी लॉस्ट डक, तुम्हारी इतनी जरूरत। हाँ, ओ, अब मैं समझा। सिरेल मुस्कुराता 2 उंगलियां उसकी तरफ उठाकर अपनी आंखों के सामने लाकर ईरान के लिए अमेरिका मार्का वॉचिंग यू की धमकी ईरान को। ओह नहीं, अमराहा को देता वो लाइब्रेरी से बाहर चला गया। लाइब्रेरी का माहौल जो उसके सर पर किताबें पढ़ने से वहीं जामिद हो गया था, फिर से रवां दवा हो गया। वो अपनी किताबें संभालती बाहर निकली और ये क्या, कार्ल एकदम से किसी छलावे की तरह उसके सामने आया और उसके हाथ से किताबें छीन कर ले गया। 2 सेकंड भी कम होंगे, उसने उससे भी कम वक्त में ये किया। तालियां कार्ल के लिए और अमराहा के लिए एक अदद टिशू। लाइब्रेरी की किताबें ले गया। साकित हालत में अमराहा खौफ से बुड़बुड़ाई। ओह! अमराहा का सर घूम गया। ये उससे क्या किया? उससे कार्ल के साथ पंजाबी पंगा क्यों लिया? ओह! वो लाइब्रेरी की मालकियत किताबें ले गया। वो उन्हें ज़ाया कर देगा और उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना जुर्माना? उससे तो इतनी महंगी और तारीखी किताबें निकलवाई थी। अल्लाह! अमराह से पूछे, उससे इतनी फहाश गलती क्यों की? जब वो कार्ल की दिमाग जैसा दिमाग नहीं रखती तो कार्ल के गुस्से जैसा गुस्सा भी नहीं रखना चाहिए था। वो बिजनेस स्कूल की तरफ भागी। कार्ल को ढूंढने पर अब तो जेम्स बॉन्ड, इंडियाना जोन्स, CIA के एजेंट्स और उनके आगे पीछे के सभी रिश्तेदार भी आ जाते तो भी कार्ल को न ढूंढ सकते। वो बिजनेस स्कूल के कॉरिडोर में खड़ी थी और बेबसी से आलियान के पास जाने का सोच रही थी, लेकिन आखिरी बार जो उसकी आंखों से झलकती सर्द मेहरी देख ली थी, उसकी कपकपी ही ना थमी थी, तो फिर से कैसे उसके पास चली जाती? उसे वीरा के पास जाना पड़ा। तुम मुझसे क्यों उलझी? दिमाग चल गया था मेरा। कुछ करती हूँ, पुरसुकून रहो तुम। वीरा कार्ल को फ़ोन करने लगी। वो कह रहा है वो तुम्हें कल दे देगा। आज ही क्यों नहीं? उसकी शक्ल पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। तुमने उसके सर पर किताबें दे मारी, एक दिन की हवारी तो वो तुम्हें देगा ना? वीरा ने उसे हल्का फुल्का करने के लिए बात को बसा कर रंग दिया। अगर ये एक दिन की हवारी है तो मैं हो जाती हूँ ख़वार। अगर तुम कहो तो मैं हॉल से जाकर ला दूँ उसके रूम से। वीरा पिछले वाक़ये से इस कदर शर्मिंदा थी कि कोशिश करती थी कि उसका ज़्यादा ख्याल रख सके, उसकी कोई भी परेशानी ख़त्म कर सके। नहीं, कल तक इंतज़ार कर लेती हूँ। लेकिन लेकिन ये एक दिन की हवारी हरगिज़ नहीं थी। उसे वीरा से कह देना चाहिए था, यहाँ छापा मारकर उसके कमरे से किताबें ले आओ, लेकिन अब देर हो चुकी थी।
अगले दिन काल किताबें लिए उसके सामने खड़ा था। ये लो अमराहा दी मेंढकी, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, लेकिन पहले मुझे सॉरी बोलो। किताबें उसे सीने के साथ दोनों बाजू की लपेट में थाम रखी थीं, हिफाजत से, मोहब्बत से। सॉरी। दांत पर दांत जमाकर अमराहा ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, जिस वक्त तुमने मुझे किताबें मारी थी उस वक्त कम से कम 200 लोगों ने हमें देखा था, यानी मेरे पास 200 लोग गवाह थे, चश्मदीद गवाह। तुम समझ रही हो ना, इससे क्या हो सकता था? तुम यूनिवर्सिटी से बेदखल होती, फिर मैं तुम पर पूरे 10 लाख पाउंड का हिक्कत इज्जत और कातलाना हमले के हर जाने का दावा करता। लेकिन एक तो मैं रहमदिल बहुत हूँ, छोटा सा म्याऊं म्याऊं सा दिल है मेरा, और फिर तुमसे पुरानी दोस्ती भी है। अब तुम्हारे सॉरी को कम से कम 400 लोगों को तो सुनना चाहिए ना। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बिलाशुबा मैं इंसाफ पसंदी से काम ले रहा हूँ। दोनों इंग्लिश डिपार्टमेंट के बाहर खड़े थे और वहाँ और करीब जौहर में इतने स्टूडेंट्स तो थे कि काल की हसरत पूरी हो जाती। अमराहा ने फिर से उस वक्त को कोसा जिस वक्त उसे दुख और गुस्से से भड़का किताबें मारने की खौफनाक गलती कर डाली थी। लब भींचकर उसने आसपास देखा और कदरे बुलंद आवाज में कहा, सॉरी। काल सीने से किताबें लगाए जरा सा कमर और सर को हम देकर खड़ा रहा। उसकी गहरी नीली आंखों में कहकों के जवाहर भट्टा फटने लगी। बड़ी अदा से उसने किसी मलका आलिया की तरह गर्दन को घुमाकर आसपास देखा, फिर होंठों को रत्तन पगाड़ लिया, जैसे इस सूरत हाल ने उसके कौमी वक़ार और बाइज्जत शख्सियत को सदमा पहुंचाया हो और उसकी साख मुतासिर हुई हो। कोई मतवज्जा नहीं हुआ। बिगड़े होंठों के साथ उससे उंगली से इशारा करके अमराह को गर्दन घुमाकर देखने का इशारा किया। अमराह ने कतन गर्दन नहीं घुमाई। वो तो ये सोच रही थी कि आखिर वो मास्टर्स करके क्या करेगी, यानी अगर वो यूनिवर्सिटी छोड़कर लाहौर वापस चली जाए तो कैसा रहेगा। इस काल से कहीं ज़्यादा रहमदिल उसे मनहूस कहने वाले थे। मुझे चले जाना चाहिए, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं पूरे 15 लाख पाउंड का दावा करूंगा। काल जाने लगा। सॉरी, अमराहा ने पूरी शिद्दत से चिल्लाकर कहा। हर जाने का दावा तो वो क्या करता, उसे लाइब्रेरी की किताबों की फिक्र थी। काफ़ी से ज़्यादा फ़र्क पड़ा इस बार। सबने हैरत से अमराहा को देखा। एक बार फिर से माहौल जामिद हो गया। गर्दनें अमराहा की तरफ मुड़ गईं, आंखों में हैरत समेट आई। काल ने अदाए बेनियाजी से कि वो तो अमराहा के किसी मसले को हल करने के लिए उसके पास खड़ा है, आंखों की पुतलियों को खोल खोल घुमाकर फ्रीज हो चुके उस मंजर को देखा और जैसे शांत सा हो गया। ये कुछ बेहतर रहा है। इससे एक और बात भी साबित हुई है कि रोने के अलावा भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो, यानी कमाल कर सकती हो। ये लो अपनी किताबें। मैं हिंट देता तो नहीं हूँ लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ। फिर मिलते हैं। 2 उंगलियों से वॉचिंग यू का इशारा देता वो आलियान की तरह ही हवा में उछलकर पैरों की ताली बजाता गायब हो गया और अमराहा का जी चाहा कि वो वापस किताबें उसके सर पर दे मारे, मारती रहे कि आखिरकार उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। सारी किताबें तेजधार ब्लेड से काटी हुई थीं। सफ़ार दरमियान से 2 हिस्सों में काट दिए गए थे। वो कभी भी ये साबित नहीं कर सकती थी ये काल ने किया है। उससे अपनी मेहनत की कमाई से जमा किए गए पौंड्स में से भारी जुर्माना अदा करना पड़ा। काल ज़मीन पर मौजूद सबसे ज़्यादा मनहूस इंसान। 2 दिन वो खाना नहीं खा सकी, सो नहीं सकी। उसके जी में आया कि वो काल को वो सारी बद्दुआएं दे डाले जो पंजाब की ख़वातीन रवायती ख़ानदान लड़ाइयों में देती हैं, लेकिन वो उसे चंद अमराहा टाइप बद्दुआएं ही दे सकी, जैसे कि मानचेस्टर में जब बादल छाए तो आसमानी बिजली तुम पर टूट पड़े और ऐसे गिरे कि तुम्हें स्याह भूत बना दे। तुम जिंदा रहो लेकिन मुर्दों की तरह। यूनी के सब स्टूडेंट्स तुम्हें देखते ही चीखें मारने लगे। दिल बर्दाश्त होकर तुम यूनिवर्सिटी ही छोड़ जाओ, और या ये कि तुम रात को सो तो काल हो, सुबह उठो तो फिल्म नार्निया के लोमड़ बन चुके हो। आमीन। इस वाक़े के बाद वो ज़मीन पर मौजूद सबसे ज़्यादा दुखी लोगों में से एक हो गई। उसे पूरी शिद्दत से ये महसूस होता था कि वो अकेली हो गई है। आलियान उससे कहीं दिखाई नहीं देता था। एक बार वो उसे दिखाई दिया भी तो अपने आप को स्याह हुड में छुपाए। अगर मैं कहीं गुम हो जाऊं तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगी? एक बार वो अमराहा से पूछने लगा। वो क्या क्या सोचता रहता था। वो गुम होने जा रहा था और उसे ये इंतज़ाम भी रखना था कि उसे ढूंढ लिया जाए। तुम्हारे इन लंबे कानों से, उसे संजीदगी से कहा, लेकिन साथ साथ से आप पुतलियां भी मटकाई। मेरी शनाख्त के लिए इतना अहम किरदार अदा करेंगे मुझे मालूम नहीं था। मैं दुआ करता हूँ कि ये लंबे और लंबे हो जाए ताकि मुझे जल्दी से ढूंढ लिया जाए। अब तो वो जल्दी से गुम हो गया था। अमराहा उसे इन बड़े और लंबे कानों से पहचान कर ढूंढ ना निकाले, वो उन्हें हुडी में छुपा कर रखता था। मामूली बात थी लेकिन काफ़ी तकलीफदेह बात थी।
हार्ड रॉक के बाहर आखिरी मुलाकात के बाद अमराहा ने उसे बहुत सारे दिनों के बाद ऑक्सफोर्ड रोड पर तेजी से साइकिल चलाते देखा था। अमराहा बस में थी। काश बस की जगह कोई लाहौरी रक्षा होता तो रक्शे वाले से कहती कि भाई जरा इस सुरमाई हुडी वाले का पीछा करना। वो देखना चाहती थी कि आखिर अब वो कहाँ इतना मसरूफ रहता है कि दिखाई भी नहीं देता। इसी रोड पर उसके साथ चहलकदमी करने वाला इसी रोड पर उससे दूर भाग रहा था। वो चुपके से बिजनेस डिपार्टमेंट के कितने ही चक्कर लगा लेती, वो उसे नजर नहीं आता था। वो वाकई में ज़हीन था, छुप जाना जानता था। अमराहा तो नकारा थी और वो उसे इतनी बड़ी यूनी में ढूंढ निकालता था। अक्सर वो यूनी म्यूजियम के किसी कोने खुदरे में छुपी सी खड़ी होती और वो पीछे आकर खड़ा हो जाता। ऐसे चलते चलते उसे ख्वाब आ जाते हैं कि अमराहा इस वक्त कहाँ है, जैसे वो रेडार हो और उसे ठीक ठीक मालूम हो कि अमराहा नामी जहाज मानचेस्टर यूनी के आसमान पर किस तरफ मुखे परवास है। अमराहा को ये ख्वाब नहीं आते थे कि वो कहाँ है। सारे ख्वाब आलियान को ही क्यों आए, सभी अल्हाम आलियान ही को क्यों हुए। इस मगरिब में रहने वाले को मशरकी आदाब किससे सिखाए, ढूंढ निकालता और साहिर भी ना करता। इन गुरु का बादशाह वो कब बना। दोबारा वो आलियान से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो उसे देख लेना चाहती थी बस। उनके दरमियान जो कुछ हो चुका था उसे ठीक होने में वक्त भी लगने वाला था और मरहम भी। मरहम वक्त की थाल पर था और वह किस्मत की मुट्ठी में। अमराहा के हाथ में तो अब कुछ भी नहीं रहा था। आओ और सब कह डालो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और इसे मामूली ना जानो। दी बिग बैन लंदन डबल डेक बस और लंदन टैक्सी बरतानिया के लैंडमार्क माने जाते हैं और साई को मैनचेस्टर यूनी के स्टूडेंट्स का लैंडमार्क माना जाता है। बिना किसी शक व शुबा के से इट ऑल, सब कह डालो, यानी साई। पीले रंग के बोर्ड पर नारंगी रोशनाई से ये अल्फाज साई की लिखाई में लिखे हैं। यूनी में शायद ही कोई ऐसा बदनसीब होगा जो इस बोर्ड के मालिक को नहीं जानता होगा। साई, स्याह फॉर्म, नस्ल अमरीकी लेकिन बरतानवी शहरी। उसका असल नाम एडी है। हल्के घुंघराले बाल, पतला सा जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही लंबा दिखता है, आंखें खोल खोल और नुमाया और उन पर पतले फ्रेम का नज़र का चश्मा। अपने बैग को दोनों कंधों पर फंसाए कमर पर पीछे लटकाए वो मैनचेस्टर यूनी का ज़मीनी फरिश्ता है। यूनी का दादा दादी नाना नानी चचा मामू खाला भाई बहन और दोस्त, वो सब है। वो साई है। यूनी में उसके बैठने की एक ही महसूस जगह है, अली लर्निंग्स कॉमन के पार्क के दरख्त तले। वैसे उसे कहीं भी रोक कर बिठाया जा सकता था, वो इतराज़ नहीं किया करता था क्योंकि वो तो फरिश्ता था और उस तक रसाई बहुत आसान थी। जब वो फारिग होता दरख्त तले आकर बैठ जाता और बैग में से बोर्ड निकाल कर रख लेता। मतलब, मैं फारिग हूँ, हमतन गोश हूँ, आओ मैं सब सुनूंगा और तुम सब कह डालो अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ें, वो सब फजूल की बातें जो कोई और नहीं सुनता। तुम्हारे रोने के किस्से, तुम्हारे ना हंसने की वजूहात, तुम्हारी खाली जेब की बदकिस्मतियाँ, तुम्हारे कमरों से खाने की अशिया का गायब हो जाना, शैम्पूस, परफ्यूम्स और ऐसी ही दूसरी चीज़ों का गुमशुदा रहना, असाइनमेंट्स का मुकम्मल ना होना, पढ़ाई एक बोझ लगना, पुरानी किताबों का ना बिकना, नई किताबों के पैसों का बार और कैफ़े में उड़ जाना, लेक्चर से ज़्यादा ध्यान पार्टी में लगे रहना, घर की याद सताना। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं सब सुनने के लिए दिलो जान से तैयार हूँ। एडी यानी कि साई यूनी का 4 साल पुराना स्टूडेंट है। उसकी तारीख के बारे में मुख्तलिफ बातें गर्दिश करती रहती हैं। कुछ कहते हैं कि जब वो नया नया यूनी आया था तो कुछ मामलात को लेकर इतना परेशान रहा करता था कि फलां फलां दरख्त के साय में बैठकर रोने लगता था। उसने एक दो स्टूडेंट्स को अपनी बात सुनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ के पास वक्त नहीं था और कुछ का कहना था कि वो बेकार बातों को लेकर परेशान है। अब अगर किसी प्रोफेसर ने उसके आगे की रो में बैठे लड़के को मुस्कुरा कर देख लिया और बाद असा साई को जरा सी तिरछी नज़रों से देख लिया तो इसमें रोने की क्या बात है। प्रोफेसर्स को तो खुद भी मालूम नहीं होता कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। और अगर कॉरिडोर में चलते शरारती लड़कियां एकदम से उसके सामने आकर दायरा बनाकर उसे चुटकियां भरकर उसका चश्मा उतारकर भाग भी गईं तो उसे तो एंजॉय करना चाहिए कि ऐसी तितली लड़कियां सिर्फ उसके साथ शरारत करती हैं। मज़ीद यूनी में चलते फिरते कोई उसे पेन की बारीक निब चुभा देता है और मतवातर ऐसा कर रहा है तो ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं। वो भी एक पेन खरीद ले बारीक निब वाला, बल्कि पेन ही क्यों, एक छोटा सा हंचर। ओहो, वैसे वो अपने फल काटने वाली छुरी ही बैग में रख कर ले आए। और इसमें मसला क्या था आखिर। 6 महीने बाद साई ने महसूस किया कि बहुत सी बातें दूसरों के लिए बहुत मामूली और गैर अहम होती हैं, जबकि वही बातें किसी एक के लिए बहुत अहम और गैर मामूली हो जाती हैं।
उससे एक बोर्ड बनाया और उस पर से इट ऑल लिखा और उसे लेकर यूनी में गश्त करता रहा। जहाँ कोई उससे उसका मतलब पूछता तो वो बता देता। पहले पहल उसके से इट ऑल की ज़रूरत किसी को महसूस ना हुई, बल्कि एक मज़ाक़ा खेज़ ख्याल लगा। ज़ाहिर है हम अपनी बातें अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, वरना खौफ से किसी से भी नहीं करते। वैसे दोस्तों के साथ शेयर कर देने से ही वो बीबीसी न्यूज़ सर्विस की तरह सारे में नशर हो जाती हैं, तो एक अनजाने इंसान के साथ शेयर करने का रिस्क कोई क्यों कर लेगा। बल्कि नतीजे के तौर पर उनका क्या हाल होगा। ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयाँ और तारीखी अजीम स्टूडेंट स्कैंडल्स के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले का आगाज़, यानी अंजाम यही सपना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़के लड़कियाँ इसके पास आने लगे, खासकर वो जिनकी नई नई किसी दोस्त से लड़ाई हुई होती या प्रोफेसर ने दबे दबे लफ्ज़ों में क्लास में उनकी बेइज्जती कर दी होती। कुछ सिर्फ उसे लतीफ़े सुनाने के लिए आते, वो लतीफ़े जो बात असा उन्होंने क्लास में क्रैक करने होते कि क्लास हंसेगी भी या नहीं। कुछ ग्रुप की सूरत आते। साई देखो हम में से कौन सबसे ज़्यादा क्यूट लगता है। साई उंगली उठाता और एक एक की तरफ इशारा कर देता, यानी तुम पांचों क्यूट हो। ज़्यादातर उसके पास लड़कियाँ आती। अब ये साई का असूल था कि बरतानिया, अमेरिका, बल्कि पूरे यूरोप की फौज भी उसके गिर्द घेरा डालकर खड़ी हो जाती, तो भी वो किसी का बताया एक लफ्ज़ मुंह से ना निकालता। उसे रॉकेट से बांध कर उड़ा दो या तोप के गोले से, अगर कोई उससे कुछ बता गया है, दिल का हाल सुना गया है, तो बस अब वो साई के सीने में दफन हो चुका है। स्विस बैंकों के सभी पैसे निकाल कर भी उसके आगे ढेर कर दिए जाएं, तो भी उसका मुंह नहीं खुलेगा। यूनी के बहुत से स्टूडेंट्स उसे रासों का आइटम बम कहते। अगर सिर्फ उसकी जुबान खुल जाती तो वो बर्बाद हो जाते। अब कोई लाइब्रेरी की किताबें चुरा बैठा है, जैसे लाइब्रेरी से किसी ने किताबें इशू करवाई और बाग में बैठने या कैंटीन में कॉफ़ी चाय पीते। वो ज़रा सी देर अपनी किताबों से गाफिल हो गया तो ये किताब चोर भाई साहब या बहन जी उस गाफिल स्टूडेंट को सबक सिखाने के लिए फ़ौरन लेकर गायब हो जाते हैं कि आइंदा ऐसी गफलत न बरतना, तुम्हें यह सब सिखाने के लिए मैं ये किताबें साथ ले जाता हूँ। अब जब ऐसा सकराती सबक सिखाने वाले का ज़मीर उसे सोने नहीं देता या उसे पुलिस के सायरन की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो साई के पास आता है और कहता है, मैंने किताबें चुरा लीं, मुझे पैसों की ज़रूरत थी साई। पिछले 2 हफ्तों से प्रिंट वर्क नहीं किया, कोई फिल्म नहीं देखी, क्रिश्चियन की पार्टी में वही पुरानी शर्ट पहनकर जाता क्या। मैंने उसके लिए गिफ्ट भी नहीं लिया, गिफ्ट मैंने उसे देना भी नहीं था, वो कौन सा देती है। गिफ्ट ना भी देना हो, पैसे तो चाहिए होते हैं ना साई। जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा तो पूरी 1 लाख किताबें लाइब्रेरी को चंदे में दूंगा। चलो 2 लाख, मेरा ख्याल है 4 लाख ठीक है, यूनी की लाइब्रेरी भी तो इतनी बड़ी है। अगला आता, मैं कल रात नशे में था, मैंने टैक्सी ड्राइवर को घोंसा मारा, वो बेचारा कोई गरीब अफ्रीकी था, वो मुझे मेरे कमरे के बेड तक लेटा कर गया और दरवाज़ा ठीक से बंद कर गया। उससे मेरी जेबें भी नहीं टटोली। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो जल्द ही मुझे मिल जाए, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। नहीं, यानी मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। मुझे कल रात नींद नहीं आई, दुआ करना आज आ जाए। मैं ज़मीन पर सो रहा हूँ, बेड पर अफ्रीकी ड्राइवर सोता है। हाँ, आजकल उसका भूत हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है। वो मुझे कुछ कहता नहीं है, फिर भी मुझे उससे बहुत डर लगता है। कोई और आता, लीज़ा मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे अब उसकी दोस्त वीवी आन अच्छी लगने लगी है। मैं क्या करूं साई, लीज़ा भी अच्छी है और वीवी भी अच्छी है, मैं भी अच्छा हूँ, हम सब अच्छे हैं, फिर मैं क्या करूं साई। तो अब यही साई अगर जाकर लीज़ा को बता दे कि प्यारी दोस्त और नन्ही भोली भाली लड़की, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी दोस्त वीवी को हॉलिडे इन में 2 बार डिनर के लिए ले जा चुका है। हाँ हाँ, उन्हीं पैसों से जो उससे गले में सोसिस के इलाज का बहाना करके तुमसे लिए थे। तो लीसा को इतनी सी बात बता देने पर क्या छोटा सा कैटरीना तूफान लॉ डिपार्टमेंट की दीवारों से नहीं टकराएगा। फिर साई लाइब्रेरी स्टाफ के पास जाता और कहता, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की किताबें चुराने वालों में से एक ही फ्रेंड भी है, उसे पकड़ो, उसे जुर्माना करो, बल्कि यूनि से ही बाहर कर दो। और ये पैरिट डैनियल, ये हर रात नशे में धुत होकर किसी न किसी को मार आता है। एक रात वो दीवार पर बने कार्टून को देर तक मारता रहा। अगर रेस्टोरेंट की दीवार टूट जाती तो रेस्टोरेंट इंतजामिया यूनी पर हर्जाने का दावा कर देती, पैसों के लिए नहीं, शोहरत के लिए। तो बराए मेहरबानी इस मोहम्मद अली कल्ले को संभालें। यानी एक साई की वजह से आधी यूनी जुर्माना भरती या यूनी खाली करती, लेकिन वो साई था, सुनता था, बताता नहीं था। हाँ, तो ज़्यादातर उसके पास लड़कियाँ आती। जो लड़की साई के पास बैठी नजर आ जाती, उसके बॉयफ्रेंड को बहुत तशवीश होती
या उसके दोस्तों को। और अगर वो साथ साथ टिश्यू से आंखें भी रगड़ रही होती तो बस फिर खैर ना होती। और साई बड़ी शफकत से उस सन्नी मुन्नी चिड़िया के आंसू टिश्यू से साफ कर रहा होता। साई, मैंने इतना महंगा ड्रेस लिया, 2 घंटे लगाकर मेकअप किया, तैयार हुई, बालों को कर्ल भी किया और उससे कहा काश थोड़े से ही सही पर तुम्हारे दांत साफ होते। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी मामा तुम्हारे दांतों पर लगता कीड़ा क्यों नहीं देख सकी। इतनी गाफिल मामा है तुम्हारी। साई, उसे सिर्फ मेरे दांत नजर आ रहे थे, गुलाबी मेकअप से सजी मेरी आंखें नहीं। और मैं तो हंस भी नहीं रही थी, बोल भी कम रही थी, फिर भी उसकी मामा मेरे दांतों को ही घूर रही थी। फिर कहने लगी तुम्हें दांतों का कैंसर तो नहीं है। बैठे बैठाए उन्होंने मेरे दांतों को कैंसर करवा दिया। फिर उसका भाई आया, जिसके आते ही घर बदबू से भर गया। वो मुझे देखता रहा और जानते हो उससे मुझसे क्या कहा। मेरा एक दोस्त है डेंटिस्ट, उससे दांतों के पेचीदा तरीन केस निपटाए हैं, वो तुम्हारे लिए भी ज़रूर कुछ कर देगा। अगरचा मैं उसे नाकाम होते देख रहा हूँ। फिर वो मुंह खोलकर हंसने लगा और बदबू से मेरा दम घुटने लगा। पहले वो अपनी बदबू का इलाज क्यों नहीं करवा लेता। साई, ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा। क्या आप उसके सामने इससे कम बोले, वो फिर से आपके दांतों को लेकर बैठ जाएगा। वह हर मुलाकात में मेरे दांतों का जिक्र ज़रूर करता है। क्यों करता है वो ऐसा। मैं उसे छोड़ रही हूँ साई, मैं बहुत रोऊंगी, पर ये रोज़ रोज़ के रोने से अच्छा है। सूसू करने, आंसू बहाने और साफ करने का वक्फा। जब मैं केमिस्ट्री का नोबेल इनाम ले रही होंगी तो अपने बदबूदार भाई के साथ बैठे मुझे टीवी पर बराह रास्त देखते उसे ज़रूर दुख होगा, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हो सकेगा। मेरी ज़िंदगी में मार्क ज़करबर्ग आ चुका होगा और मैं अपना नोबेल इनाम उसी के नाम करूँगी। हाँ ठीक है, मैं यही करूँगी। यूनी में तो ये सब चलता ही रहता था। सुना था एंसलम हॉल जहाँ वो रहता था, अक्सर रात के उसे उठाया जाता और कमरे में कहीं रखा उसका सही डॉल बहुत ढूंढ ढांड कर उसके पास रखा जाता और फिर उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती। वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर ये ज़मीन पर स्टूडेंट्स के साथ ही बैठ जाता और रो रो कर सुनाया जाने वाला हाल सुनता। मुझे घर जाना है साई, मेरी माँ क्या खाने बनाती है। यहाँ के खानों में बिल्कुल मज़ा नहीं है। मेरी ताई के हाथों में तो बिल्कुल जायका नहीं है। हफ्ते में एक बार उनके घर जाता हूँ, सारे हफ्ते का बचा हुआ खाना मुझे खिला देती है। पापा कहते हैं तुझे जहर ही क्यों ना खिला दे, हफ्ता एतवार तो उन्हीं के घर रहेगा। पापा जी, नहीं, मुझे सिर्फ अपनी माँ के पास जाना है। जलंधर के रहायशी प्रताप सिंह को रोना बड़ा अच्छा आता था। बेचारा साई भी रोने लगता था। यूनी में सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, एक मैं ही क्यों गरीब हूँ साई। मेरे पास सिर्फ एक अरमानी की जीन्स है, मैं कब तक उसे ही पहनूं। मेरा आईफोन पुराना हो चुका है। 6 महीने से मैंने वही पुराना हेयर स्टाइल अपना रखा है कि मुझे लगता है कि मैं 17वीं सदी का कोई जोकर हूँ, जिसे देखकर बच्चे भी नहीं हंसते। आर्ट स्कूल का चार्ली। मैं पास्ता बनाकर रख गया, आया तो प्लेट गायब। कमरा लॉक था साई, मैं कसम खा सकता हूँ कमरा लॉक था। ये 5वीं बार हुआ है कि मेरा पास्ता गायब हुआ है। सुना है ओक हाउस में कोई जिनविन का साया है। वो पूजा बता रही थी कि कमरे में एक लड़का ठंड से मर गया था और वो भूखा भी था। साई, मैं कैसे पता करूं कि वो मेरे कमरे में भूख से मरा या ठंड से। क्या मेरे कमरे में कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। मैं इंतजामिया के पास गया तो उससे बड़े ठंडे लेकिन जले हुए अंदाज में कहा कि वो शायद ठंड और भूख से ना मरा हो, लेकिन तुम यकीनन खौफ से मरने वाले हो। चलो मैं तुम्हारा कमरा नोट कर लेता हूँ। विजय पंडित, कमरा नंबर 302, ओक हाउस। बेजा खौफ और खदशात के बायस कमरे में मुर्दा पाया गया। उसके भूत से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर कमरा लिया जाए। सन 2014। शुक्रिया। मैंने अपनी वार्डरोब देखी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे नए जूते जो मामा ने मेरी सालगिरह पर मुझे दिए थे और जिन्हें मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था, वो तो कोई 10 बार पहनकर वहां रख चुका है। ओह साई, मैं किस कदर लापरवाह हूँ। मैंने रोज़ अपने जूते क्यों चेक ना किए। मैं कमरा लॉक करना कैसे भूल गया आखिर। लेकिन साई, आखिर कभी हम कमरा लॉक करना भूल ही जाते हैं ना, हम सब ही। तो मानचेस्टर यूनी में जो 12 लड़के लड़कियों के ग्रुप को दोस्त रखते थे या सिर्फ एक को, साई की ज़रूरत कभी ना कभी सबको ही पड़ती थी। एक सुनने वाला कान सबको चाहिए होता है। प्रोफेसर सब उसके पास पाए जाते। साई से बात करने के चंद तरीके थे। आप सिर्फ बोले, वो सिर्फ सुने। ज़्यादातर यही करते। आप बोले, साथ वो भी बोले, आपकी इजाज़त हो तो। आप बोले तो फिर वो सवालात करे। आप बोल चुके हों
तो वो आपको अच्छी या जैसी कैसी राय दे, आपकी इजाज़त हो तो। अमराह साई के पास 2-4 बार आ चुकी थी। एक बार जब उसे जॉब नहीं मिल रही थी और एक बार जब आलिया नहीं मिल रहा था। अब कार्ल वाले वाक़ये के बाद वो फिर से उसके पास रोने के लिए आई थी। लेकिन एक हिंदुस्तानी लड़का रामा उसके पास पहले से ही बैठा हुआ था। वो जाने लगी तो रामा ने उसे हाथ के इशारे से रोक लिया। वो हाथों को गोद में रख के सर झुकाए ऐसे ही बैठा था जैसे मानचेस्टर यूनि में उसकी मेहंदी की रस्म अदा की जा रही हो। आप हंस सकते हैं लेकिन यही सच है। वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त। हाँ, सिर्फ दोस्त। वो मुझसे 1 साल सीनियर है। ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर वो चली जाएगी फ्रांस। उससे कहा कि मैं फ्रांस आ सकता हूँ उससे मिलने। हाँ, मैं चला जाऊँगा उससे मिलने। 1 साल बाद जाऊँगा, फिर शायद 5-6 साल बाद जाऊँ, फिर शायद 8-10 सालों बाद। फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और जाहिर है फिर मैं मर जाऊँगा। जाहिर है हमें मरना भी तो होगा ना। शायद वो भी कभी आए उत्तर प्रदेश मुझसे मिलने। मैं उसे अपना गांव दिखाऊंगा। लेकिन साई, ये सब सोचते मैं रोने जैसा क्यों हो जाता हूँ। और साई, वो अभी गई नहीं और मैं अभी से उसे बुरी तरह से याद करने लगा हूँ। अभी तो वो मेरे पास ही है। उसे देखकर मुझे रोना आता है। ये उसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर मेरा भी आखिरी सेमेस्टर आ जाएगा। मैं भी चला जाऊंगा। मानचेस्टर में मिलकर दुनिया में बिखर कर हम खो जाएंगे ना साई। हमराह गोद में हाथ रखे आंखों की नमी छुपाने के लिए सर झुकाए बैठे उत्तर प्रदेश के रामा को देख रही थी। कोई अंधा भी बता सकता था कि उस लड़की के चले जाने के बाद वो सीधे सीधे मर जाएगा। उसे रोक लो रामा। साई को मशवरे की इजाज़त दी गई। रोक लेना इतना आसान नहीं। वो फ्रेंच है। खानदान के नाम पर उसके पास एक माँ और एक सुतेली बहन है। उसकी माँ बैले डांसर रह चुकी है। मेरा खानदान, मैं, मेरा कल्चर। कोई तरकीब निकालो लेकिन रोक लो उसे। वो गई तो तुम भी अपनी असल हालत में नहीं रह पाओगे। तुम मर जाओगे रामा। अपने जिंदा रहने के लिए कुछ करो। अमराह एक टिक रामा को देख रही थी। जिस फ्रेंच लड़की की बात वो कर रहा था काफ़ी महीनों से काहे पकाए शलवार कमीज साड़ी चोली में मलबूस नजर आती रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी भी लगा लेती। मुन्ने से बालों को छोटी की सूरत गूंद के रखने की कोशिश करती। जिस किस्से को रामा बैठा रो रहा है, ऐसे हजारों किस्से मानचेस्टर की धरती से शुरू होकर खत्म भी हो जाते थे और सिर्फ खुशकिस्मत ही होते थे जो आहों और यादें नहीं एक दूसरे का साथ लेकर निकलते थे। मुख्तलिफ मुल्कों से माजून रवायतों के हामिल स्टूडेंट्स का एक जगह इकट्ठे होकर पढ़ना, दोस्त बनाना, मोहब्बत में मुब्तला हो जाना और रवायात के नाम पर अलग हो जाना और फिर बुढ़ापे में आहें भरना। ये सब कड़वी ही सही लेकिन हकीकत थी। रामा के बारे में सोचते उससे अपनी नींद गंवा ली। वो अपनी बात बताए बगैर ही पलट आई थी। किताबों वाले वाक्य को बामुश्किल चंद ही दिन गुजरे थे कि सुबह वो यूनिवर्सिटी आई थी और अपनी क्लास के लिए जा रही थी कि उसके करीब से गुजरती एक लड़की ने उसे रोक लिया। हे, तुम्हारा जूता बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिया है? वही अजीम आदत, तारीफ पर भूल जाना। तो वो भी झट फूल से गई और भूल ही गई। अपने स्टोर से जहाँ मैं काम करती हूँ। बहुत खूबसूरत है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पहन कर देख लूँ। मैं आऊँगी तुम्हारे स्टोर से लेने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उससे झट जूता उतार कर उसके आगे किया और उस गुलाबी स्कर्ट और गुलाबी गालों वाली लड़की ने जूते को पहनने की बजाय उसे झट उठाया और ये जा वो जा। हे! अमरा हैरत ज़दा से उसे आवाज़ें ही देती रह गई लेकिन वो रुकी ना पलटी। लेकिन रुक रुक कर चलता कोई और उसके पास आ रहा था। कौन? बूझिए कौन? कार्ल। और कौन? उसके हाथ में उसका गुलाबी जूता था। ये आज के दिन के लिए मेरे पास रहेगा, तुम्हारी याद दिलाएगा। जूता उसके आगे लहराकर वो चला गया। हाँ, वो हिंट देकर तो गया था कि मैं आऊँगा। भले से वो तफसीलात दे देता, होना तो यही था। उफ! उसने आसपास देखा। बामुश्किल एक जूते से चलती बेंच पर बैठी। शर्मिंदगी से शर्मिंदगी थी कोई। ये काल उसकी जान को आ गया था। अब एक जूते के साथ वो अंदर जा सकती थी ना बाहर। उससे वीरा को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद था। वो क्लास में जा चुकी होगी। एनो ऑन का भी बंद था। सर्दी के दिन थे। ज़मीन पर पैर रखने के लिए जुरत चाहिए थी। और फिर यूँ लंगड़ा कर चलना। नाचारा वो उठी, दूसरा जूता भी उतारा और सिर्फ जराबों के साथ चलती बस स्टॉप तक आई। और क्या? जी, कार। वो उसके पीछे पीछे उसकी तस्वीरें ले रहा था। बस आकर नहीं दे रही थी। उस स्टॉप पर सिर्फ जराबों के साथ नंगे पैर बर्फ पर खड़ी थी। दूसरा जूता हाथ में पकड़ रखा था। उससे घूरकर कुछ दूर मौजूद कार्ल को देखा।
उसके जी में आई कि हाँ बस अब उसे कातला बन जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं बनेगी तो आखिर कब बनेगी? काल का खून उस पर जायज़ था। उसे सारी ज़िंदगी इतनी कोफत और शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितनी यूनी से ऐसे आते और 5 मिनट बिना जूतों के ऐसे खड़े रहने से हो रही थी। तेज़ी से अपनी क्लास के लिए भागते स्टूडेंट्स भी गर्दनें मोड़कर उसे देखना नहीं भूल रहे थे और हंस भी तो रहे थे। उफ! घर आई, जूता तब्दील किया। क्यों आ गई इतनी जल्दी? रिशिस खां में टीवी देखते लेडी मेहर ने पूछा। मेरा जूता। गुस्से की शिद्दत से वो इतना ही कह सकी। क्या हुआ जूते को? ओह, टूट गया? एक मनहूस इंसान है यूनी में, वो ले गया। वो चील कौवा है क्या? वो हंसी। नहीं, डायन। डायन तो फीमेल नहीं होती अमराहा, वो मेल डायन है। वो उन्हें बताना चाहती थी यही है वो जो उसके और आलियान के दरमियान इतनी दूरी का बायस बना है। ये बात वो अक्सर खुद को तसल्ली देने के लिए सोच लिया करती थी। अपने किए का इल्ज़ाम वीरा और काल पर डाल दिया करती थी, जबकि वीरा और काल से ज़्यादा वो खुद कसूरवार थी। जब वो यूनी वापस आई, उसकी पहली क्लास हो चुकी थी। बाकी की क्लासेस लेकर वो वापस जा रही थी कि बंदर की तरह क्लावासियाँ लगाता वो उसके सामने आया। ये लो अपना जूता। उसने जूता आगे किया, जिसके गुलाबी चमड़े को प्लेट से लंबी लंबी लकीरें देकर काट दिया गया था और उसकी झालर सी बन गई थी। अब इस जूते को किसी रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था कि इसकी इब्तदाई शक्ल आखिर क्या रही होगी, लेकिन पाँव में पहनने के लिए हरगिज़ नहीं, मुमकिन ही नहीं था। अच्छा जूता था, लेकिन ज़्यादा कीमती नहीं था। तुम मार्केट से नया ले लेना। वो तेज़ी से उससे आगे चलने लगी, वरना आज उसे कातला बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम अब तक कहाँ थी अमराहा दी मेंट की? टर टर टर। मैं कब से हूँ इस यूनी में, तुम तब से क्यों नहीं आई? अब सोचता हूँ तो अफसोस होता है कि कैसे बेकार और फजूल गए वो सब साल। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन अब तो तुम यहाँ ही हो ना। मुझे वक्त को जमा और ज़ब्त देना आता है, और देखो तुम्हारी जितनी भी दोस्तें हैं और बहनें, जैसा कि मैंने सुना है एशिया में बहुत बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, यानी जो तुम्हारी 6, 7, 8, 10 बहनें हैं, हाँ, जो बिल्कुल तुम जैसी हैं, उन्हें भी मानचेस्टर बुला लो इसी यूनी में। मैं कुछ भी करके फंड्स इकट्ठे कर दूंगा ताकि उन्हें आने में आसानी रहे, लेकिन बराए मेहरबानी तुम अपने जैसी एक एक कार्बन कॉपी को यहाँ लेकर आओ। वो उसके साथ साथ मज़े से चलते ऐसे बातें कर रहा था जैसे दोनों में किताब बदल दोस्ती हो। जी, पंजाब की दुपट्टा बदल दोस्ती को मैंने मानचेस्टर में किताब बदल दोस्ती का नाम दे दिया है। ठीक किया ना? अमराहा रुकी और शरारे उगलती आंखों से कार्ल को ताड़ा। कार्ल भी रुक गया और बहुत मज़े से अमराहा को देखने लगा, फिर अपनी नाक पर उंगली रख ली। तुम एक्समैन सीरीज में काम करती रही हो क्या? ये देखो मेरी खाल चलकर फट रही है। अमराहा ने कानों में ईयरफोन लगाया और म्यूजिक तेज कर दिया। काल का कहका उसकी पुष्प पर देर तक फिजा में मुंतशिर रहा। घर वापसी पर बस में बैठकर उससे ऐसे दांत पर दांत जमाए जैसे उन दांतों तले काल की गर्दन हो। आख थू, क्या सोच रही थी वो? काश मैं भी काल जैसी ही होती, या वीरा जैसी, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देती, तू वो तू जंग होती। अल्लाह जी, मेरे भी जहन में कोई तरकीब डाल दे कि उस काल फाल शाल को ही सब अता किया हुआ है। काल आलियान से मुतल्लिक धमकी देकर तकरीबन गायब ही हो गया था। शायद वो आलियान को ढूंढ रहा था, और जब आलियान वापस आ गया तो दोबारा अमराहा से टकराव नहीं हुआ था। अपनी आदत से मजबूर होकर उसे लाइब्रेरी में छेड़ बैठा और अमराहा ने फिर से जैसे उसे खुद को तंग करने का अंदिया दे दिया। वैसे भी उसके बारे में मशहूर था कि उल्टे काम किए बिना उसे नींद आया करती थी, ना उससे खाना खाया जाता था। उसके इंसानी ढांचे में सुपर स्प्रिंग फिक्स थे जो उसे किसी पल चैन से रहने ना देते। ये स्प्रिंग इस कदर कारामद थे कि 10 कदम इंसानों की तरह चलने के बाद वो 11वें कदम पर छलांग या छलांग नुमा चाल ज़रूर अपना लेता। आते जाते स्टूडेंट्स के हाथ से खाने की चीज़ें उचक लेना तो उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम था। यानी 2 हाथों से बर्गर पकड़े, मुंह खोले खाने वाला एक बड़ी सी मज़ेदार सी बाइट लेने के चक्रों में है, और जब वो कुतरता है तो उसे मालूम होता है कि बर्गर तो हाथ में रहा ही नहीं। आईनी शायदीन बर्गर शिकार की तरफ हंसकर देखते हैं और इशारे से बताते हैं, कार्ल। अब बर्गर शिकार कार्ल को बामुश्किल ढूंढता उसके पास जाता है और उसे शर्म दिलाता है, तो उल्टा कार्ल उसे इंतज़ामिया के पास जाने की धमकी देता है कि आखिर एक बिजनेस स्टूडेंट पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है, आखिर कैसे। रात को वीरा आई अपनी हंसी दबाती। ये क्या है? उससे मोबाइल उसके आगे किया। वहाँ उसकी बस स्टॉप पर नंगे पैरों खड़ी की तस्वीर थी और अनवान कुछ ऐसे था, मानचेस्टर में 16 साला सर्दी का रिकॉर्ड टूटने पर
दौरे जदीद की नेल्सन मंडेली का नंगे पैरों एहतजाज। वीरा कारपेट पर पेट पकड़े अफवान बिल्ली की तरह लोटपोट हो रही थी। हंसी की ज्यादती की वजह से उससे बात नहीं की जा रही थी। थप्पड़ खाने के बाद आज वो उसके कमरे में आई थी और ऐसे लोटपोट हो रही थी। अमराहा वीरा को देख रही थी। शायद वाकई आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाए। काल फिर से पहले जैसा काल बन गया था तो आलियान भी पहले जैसा हो ही जाएगा। अमराहा मोबाइल हाथ में लेकर बैठी रह गई और बस बैठी ही रह गई। काल ने आदि यूनी को अपने फेसबुक अकाउंट में इस तस्वीर के ऊपर टैग किया था। अमराहा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आदि यूनी के ख्यालात इस नादर और नायाब तस्वीर के नीचे पड़ती। अपनी ऐसी मज़ाक़ा खेज़ तस्वीर देखकर ही उसकी आंखों में मिर्ची सी भर गई थी। उसे रोना भी आ रहा था और वीरा को देख देख कर हंसे भी। वीरा पागल हुई जा रही थी। वो जिंदगी से भरपूर गुब्बारे छोड़ और फोड़ रही थी। चीनी पीरियड के बाद से अमराहा मुस्कुरा नहीं सकी थी। उसे यकीन था कि अब वो ताउम्र नहीं हंस सकेगी, लेकिन वीरा की हंसी जैसे उसे इशारे दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा प्यारी, एक ना एक दिन आखिर सब ठीक हो ही जाता है। तुम जानती हो मैनचेस्टर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया है? अपनी हंसी की छक्कर रेल को बामुश्किल रोककर वीरा बोल पाई। कार्ल, तुम्हें कार्ल से नवाजा गया है, खुशकिस्मत हो तुम। खुली खिड़की से आती ठंडी हवा ने अमराहा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अब, हाँ अब, उससे यह हवा नरम लगी, सरगोशियाँ करती। उसके दिल को थोड़ा करार सा आया। सुकून की एक लहर उठी। मैनचेस्टर यूनी में तालीमी दुरानिये से मुतल्लिक जो डायरीज हम लिख रहे हैं ना अमराहा, वो सब एक तरह होंगी, लेकिन जो यादें तुम्हारी स्टूडेंट डायरी में रकम होंगी ना, वो नोबेल प्राइज विनिंग होंगी। तुम अपने पोते पोतियों को हंसा हंसा कर मार डालोगी। हर तरह की यादों से तुम माला माल हो चुकी हो। कितनी खुशकिस्मत हो ना तुम। मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचती हो कि आओ मुझे सताओ, रुलाओ। हंसते हंसते वीरा को फंदा लग गया तो अमराहा ने झुककर उसकी कमर में जोरदार घूंसा मारा। वीरा मुंह खोलकर हैरत से उसे देखने लगी कि क्यों मारा, वो भी इतनी जोर से। कुछ तुम्हारी डायरी में भी लिखा जाना चाहिए था। मैं तुम्हारे पोते पोतियों को बोर होते नहीं देख सकती, अमराहा ने मासूमियत से कहा। वीरा ने उसके बाल मुट्ठियों में भर लिए और उसके सर को झटके देने लगी। यही काम अमराहा ने किया। दोनों कारपेट पर लोटपोट गुत्थम गुत्था हो गईं। मेरे पोते पोतियां बोर नहीं होंगे। मैं उन्हें तुम्हारे किस्से सुना सुना हंसा हंसा कर खुशगफ्तार ग्रैंड मदर होने का खिताब हासिल कर लूंगी। वो हर वक्त मेरे साथ चिपके रहा करेंगे कि ग्रैंड माँ प्लीज़ इस अमराहा दी लॉस्ट डक की बातें सुनाए ना, जो लाहौर वालों को छोड़कर मैनचेस्टर वालों को सताने आई थी। मैं भी तुम्हारे किस्से सुनाया करूंगी जिंजर पॉल, फिक्र ना करो। मैनचेस्टर के राजहंस, तुमने मुस्कुराना कम कर दिया है या कफायत कर रही हो? दादा पूछ रहे थे। बहुत बार पूछ चुके थे। थक जाती हूँ, मुश्किल हो गई है ज़िंदगी। क्या मुश्किल है? बहुत कुछ मुश्किल हो गया है। वो दादा को बता ना सकी कि क्या मुश्किल है। अगर मुझे नहीं बता सकती तो साई तो है ना? आप साई से पहले हैं मेरे लिए दादा। फिर भी कुछ रिश्ते कितने भी करीबी हों, उनसे सब नहीं कहा जा सकता। दादा ठीक कह रहे थे। आलियान की बात को लेकर वो साई के पास ही गई थी। तुम्हारी अम्मा और दादी दानिया की शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे मामू नहीं मान रहे। कहते हैं शादी बहुत धूमधाम से होगी, अभी तुम लोगों के हालात ठीक नहीं है। ये क्या बात की उन्होंने दादा? यही तो मैंने कहा तुम्हारी अम्मा से कि पूछो अपने भाई से, क्या हम भूखे मर रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। वाजिद का स्टोर ठीक हो रहा है। वो तुम्हारे दिए कर्ज को जमा कर रहा है। खानदान की एक तकरीब में उसने किसी से कह दिया था कि वो शादी में फजूल खर्ची नहीं करेगा। तुम्हारे मामू को इस बात की खबर हो गई। बाबा क्या कहते हैं दादा? वाजिद का कहना है कि उसके पास ज़ाया करने के लिए फजूल पैसे हैं ही नहीं। पहले की बात और थी, अब जो कुछ जमा था वो सब कारोबार में लग गया। वाजिद ने बुरा वक्त देखा है, किसी ने उस बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया। खानदान में किसी ने कर्ज के नाम पर चंद हजार भी नहीं दिए। वाजिद बहुत बददिल सा हो गया है सबसे। मुश्किल है ये मंगनी रहे। वाजिद ने तो दानिया से ये तक कह दिया है कि वो पढ़ने के लिए तुम्हारे पास चली जाए। होती रहेगी शादी साल 2 साल में। अमराहा, वाजिद कह रहा था कि उसका वही सिक्का उसके काम आया जिसे उसने और उसके खानदान वालों ने खोटा समझ लिया था। बहुत याद करता है तुम्हें, बार बार मेरे पास आता है, कहता है तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती होती रही। अमराहा की आंखें नम हो गईं।
तो पापा को एहसास हो गया। तानिया क्या कहती है दादा? साफ कह दिया है उसने, मर जाऊंगी किसी दूसरे मुल्क नहीं जाऊंगी। वहां पढ़ो भी काम भी करो, क्या ज़रूरत है इतने वबाल पालने की। मुझे कौन सा मिनिस्टर बनना है किसी मुल्क का, या फ़ोन पर लगी रहती है या सोती रहती है। इतनी आरामदेह ज़िंदगी छोड़ने की उसे क्या ज़रूरत है भला। आरामदेह ज़िंदगी तो अमराहा की थी। ज़िंदगी की रूह काम है, सिर्फ काम, चलते रहना, हरकत में रहना, इल्म के काम में मसरूफ़, अमल के काम में मसरूफ़। इतनी सी ज़िंदगी में इंसान के पास इतना वक्त की कहाँ है कि साया करता फिरे, सोकर, रोकर या मौज मस्ती में। ये ज़िंदगी इंसान को भलाई के काम के लिए अता की गई है इकट्ठा करने के लिए। उसे खेल तमाशे की नज़र नहीं किया जा सकता। शफाफ मीठा पानी भी ठहर जाए तो बदबू देने लगता है, कीचड़ में बदल जाता है। इंसान क्यों कर खुद को ठहरा कर बर्बाद कर सकता है। कायनात की हर शय हमा वक्त हरकत में है और ता क़यामत रहेगी। इंसान साकिन होकर गुनाह कबीरा का मुर्तब कैसे हो सकता है। ये तो इंसानी रुतबे की मुनाफी है, सरासर मुनाफी। हंसती रहा करो अमराहा, तुम्हारी खामोशियाँ इतनी गहरी क्यों होती जा रही हैं। दादा को एक बस उसकी ही फिक्र थी। अमराहा ने दादा को हंसकर दिखा दिया। ठीक उसी वक्त काल उसके करीब से ससाया हंसकर गुजरा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, बहुत हंसी आ रही है, अभी तुम्हारी ये हंसी भी गायब करता हूँ, मसला ही कोई नहीं। अमराहा को जैसे आँख ही लग गई। दादा को उसने खुदा हाफिज कहा और साई के पास आई। जूते वाले किस्से के बाद उससे लाख सहन लड़ाया, लेकिन काल को मज़ा चिखाने की कोई एक तरकीब भी नहीं सोच सकी। मुझे मशवरा दो। साई को सारी बात सुनाकर उससे मशवरा मांगा। थोड़ा बहुत बदला तो जिम से भी लिया जा सकता है। साई हंसने लगा। हंसते हुए तुम बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे लगते हो। क्या तुम्हारे दादाजी मेरे जैसे जवान हैं या मैं उन जितना बूढ़ा हूँ? हंसते हुए तुम उन जैसे मासूम और सादा लगते हो। मुस्कुराकर कहा, फिर होंठ सुखेड़े। वो साई के मशवरे के बारे में सोच रही थी। आखिर उसे जिम का ख्याल क्यों नहीं आया। को ईंट का जवाब पत्थर तो हरगिज नहीं था, लेकिन ईंट का जवाब कुछ तो था, वो भी सिर्फ 5 पाउंड में। अमराहा जिम के पास जाए, पहले हमें उसकी तारीख तक जाना चाहिए। तो जिम की तारीख कुछ यूँ है कि वो अक्सर क्लास में ऊँगता हुआ पाया जाता था। अब पूरी यूनी में वो अकेला तो नहीं था जो ये करता था। कम और बेश यूनी में एक एक स्टूडेंट अपने पूरे तालीमी साल में 40 से 50 बार इस अजीम सानहे से ज़रूर गुजरता। कुछ इस सानहे से ज़्यादा गुजरते, कुछ कम, लेकिन वैसे आप सभी होते। कुछ क्लास में ऊँगते पाए जाते, कुछ हर जगह, और बहुत सी किसी भी जगह, मतलब किसी भी जगह। समझ जाएं बस। आप बस में बैठे हैं, आँख खुली, ओह मैं तो बहुत आगे आ गया। जल्दी से बस बदली, बस चली, आँख फिर से लगी, उफ मैं तो बहुत पीछे आ गया। पहला लेक्चर गया और जूली कॉफ़ी लेने गई है। जूली वापस नहीं आई। जूली के कॉफ़ी मग जो बाद असा एक होशमंद रहमदिल स्टूडेंट ने सिर्फ इस ख्याल से उठा लिए हैं ये काफ़ी ठंडी होकर बेकार हो जाएगी, और जूली को सोते से उठा देना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बेचारी सो तो रही है ना, और सोते हुए कितनी प्यारी भी तो लग रही है। खैर, जूली कैंटीन काउंटर पर सर रखे ऊँघ रही है और काउंटरमैन उस पर पानी के छींटे भी मार चुका है, लेकिन जूली बदस्तूर ऊँघ रही है। काउंटर की तरफ आते किसी मेहरबान ने उसके खुले मुंह की तस्वीर लेकर दी टैब भेज दी है। यानी यूनी के बागों में, दरख्तों तले, क्लास के दौरान, कॉरिडोर में, बाथरूम्स, वॉशरूम्स, ट्यूब, बार्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी में तो खासकर, और कैंटीन में तो ज़रूर ही। कौन था जो मुंह खोलकर ऊँघता पाया नहीं जाता था। एग्ज़ाम्स के दिनों में तो टेबल कुर्सियों के नीचे भी, और तो और कूड़ादान की आड़ में छुपकर भी। जब कोई उस ऊँघ से महफूज नहीं था तो सजा सिर्फ एक जिम को ही क्यों, और वो तो था भी दूसरी किस्म वालों में से। पहली किस्म आंखें बंद करके कुदरती ऊँघ लेने वाली, दूसरी किस्म आंखें खोलकर खुद पर जबर करके गैर कुदरती ऊँघ लेने वाली। दूसरी किस्म में वो लोग शामिल हैं जो अपने तालीमी रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए और एक अच्छे स्टूडेंट का खिताब पाने के लिए आंखें मेज कर नहीं खोल कर सोते हैं। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। मार्टिन लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा रहा है। बराए मेहरबानी ज़रा जल्दी करें और मुझे ये इशू कर दें। हाथ को किताबों पर रखते हुए, ये मेरा हाथ है। लाइब्रेरियन, ओह मैं मजाक कर रहा था। आंखें मसल कर, ये रही मेरी 3 किताबें, इन्हें इशू कर दें। माजरत के साथ ये लाइब्रेरी की मालकियत है,
हम अपनी ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर और दीगर मशीन इशू नहीं कर सकते। आपको सिर्फ किताबें ही इशू की जा सकती हैं। और आप समझे नहीं, मैं आपको हंसाना चाह रहा था। मज़ीद सख्ती से आंखें मसलते हुए। वेल, तुम्हारे जैसे 2 दिन पहले ही मुझे बहुत हंसा गए हैं। मुझे मज़ीद सक्कत नहीं रही हंसने की। अब ये काम तुम अपने प्रोफेसर्स और यूनिट डीन के साथ जाकर करो। आप बुरा मान गए? मेरा मकसद तो महज तफरी था। मैं इस तरफ दाएं रुख खड़ा हूँ और मेरे कॉफ़ी मग पर से हाथ उठा लो, ये भी इशू नहीं होगा। अब जैकब लाइब्रेरी में आया है। मेरी मतलूबा किताबें नहीं मिल रही। मिलेंगी भी कैसे? हम कैंटीन में किताबें नहीं रखते। डीन का ऑर्डर नहीं है ना? अब सोनी कैंटीन गई है। एक वनीला कोक नहीं, मेरा ख्याल है मुझे क्रीम कॉफ़ी ले लेनी चाहिए। एक क्रीम कॉफ़ी। ठीक है, किताबों की अलमारियों में ढूंढ लो। 2 वनीला कोक और एक क्रीम कॉफ़ी मेरे लिए भी। और जॉनसन अपने दोस्त की कमर में जोरदार घूंसा मारकर कहता है, तुमने मुझसे 20 पाउंड लिए थे। मेरे मरने के बाद वापस करने का इरादा है? नहीं, एग्जाम्स में तुम्हारे पेपर्स चेक करने के बाद। प्रोफेसर विलियम की आवाज़ गूंजती है। कॉरिडोर जो प्रोफेसर को घूंसा पड़ने पर साकित सा हो गया था, पलक शगाफ कहकू से गूंज उठता है। ओह, बेचारे जॉनसन का अब क्या होगा? खुदा पूछे इस नींद से। तो हमारा जिम इन दूसरी किस्म वालों में से था। बेचारा। प्रोफेसर्स का मानना था कि वो रात भर आवारागर्दी करता है और फिर उन्हीं की क्लास में ऐसे ऊँगता है जैसे उनका लेक्चर इस काबिल ही नहीं कि उसे सुना जाए। ये तो सरासर बेइज्जती हुई ना, जबकि जिम जॉब करता था और रात देर तक पढ़ता था। आवारागर्दी का तो उसके पास वक्त ही नहीं था। ऐसे में बेचारा कभी कभार क्लास में ऊँगने लगता था। इसी मामले को लेकर दोनों के दरमियान सरजंग सी हो गई। अब वो मुकम्मल होश और हवास में भी है तो प्रोफेसर पार्कर उसे ऐसे देखते हैं जैसे कहते हों, हाँ हाँ ऊँग लो जिम चूजे, मैं लोरी ही तो सुना रहा हूँ। चलो देर ना करो और ऊँग लो। इस खामोश सर तंसिया जंग से तंग आकर एक दिन जिम बाकायदा खराटे लेकर ऊँगने लगा। उसे झुंझोड़ने के बाद प्रोफेसर पार्कर ने उसे जिन आंखों से देखा, उसका जी चाह ग्रेजुएशन करने के अपने ख्वाब को आग लगाए और घर चला जाए। लेकिन फिर उससे हिम्मत की और अपने और प्रोफेसर के दरमियान की सर्द जंग को ख़त्म करना चाहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उससे एक अमली सूरत अख्तियार की कि प्रोफेसर को समझा सके कि ऐसी तंजिया और सर्द जंग एक स्टूडेंट के साथ रवा रखने से कितनी तकलीफ़ होती है। उससे पूरे 5 दिन प्रोफेसर को देखने में गुजारे। प्रोफेसर पार्कर कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, अपनी क्लास लेने जा रहे हैं। जिम एक हाथ का फासला रखे उनके साथ साथ चलते उन्हें उस अफ्रीकी कबायली की तरह देख रहा है जो यूरोप की गोरी मेमों को देखकर मुंह बंद करना और आंखें झपकना भूल जाता है। जिम मुकम्मल संजीदा है। जिम खामोश घूर रहा है। व्हाट? प्रोफेसर पार्कर चिल्लाकर पूछ रहे हैं। नो जवाब, बस घूरना, मसलसल घूरना। प्रोफेसर क्लास से बाहर आ रहे हैं। जिम साथ साथ घूरना जारी, गर्दन का जाविया एक सा जैसे शिकंजे में कस दिया हो। एन प्रोफेसर के मुंह की स्मित, न कम उधर न ज़्यादा इधर। प्रोफेसर अपने ऑफिस में बंद, ऑफिस के बाहर जिम खड़ा है। प्रोफेसर अगली क्लास के लिए ऑफिस से बाहर, जिम साथ, खामोशी से, इस्तकामत से। प्रोफेसर जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगा ले गए हैं। अगले दिन पार्किंग में जिम फिर से मौजूद है। गर्दन का ठीक हो ही साविया, न कम न ज़्यादा, बिल्कुल ज़ोंबी की तरह। प्रोफेसर पार्कर ने इंतज़ामिया से रब्ता किया। इंतज़ामिया ने जिम से, वो मेरे प्रोफेसर हैं, मुझे उनसे प्यार है, मैं उन्हें देख सकता हूँ। ये कोई काबिल एतराज़ बात या जुर्म नहीं है। वाकई ये कोई जुर्म नहीं था। इंतज़ामिया ठंडी सांस भरकर रह गई। प्रोफेसर ने 2 दिन की छुट्टी ली। तीसरे दिन आए। जिम फिर से पार्किंग से उनके साथ। क्या चाहते हो मुझसे तुम? प्रोफेसर पार्कर के असाब जवाब दे चुके हैं। जिम खामोश, घूरना जारी, उनके साथ साथ साई की तरह। खुदा ऐसी कड़ी आजमाइश से बचाए। दिनों में प्रोफेसर पार्कर और जिम यूनी में मशहूर हो गए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्टूडेंट आ रहे हैं, ये तमाशा देख रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ग्रुप की सूरत उसे ज़ेरे बहस लाकर कहके लगा रहे हैं। लेकिन जिम खामोश है, संजीदा है और अपने काम के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर रहा है। तो कोई हफ्ते बाद जिम ने प्रोफेसर पार्कर की जान छोड़ी। जाहिर है आप समझ ही गए होंगे कि उसके बाद प्रोफेसर ने क्लास में यह मालूम करने की कतई कोई कोशिश नहीं की होगी कि आखिर ये खराटों की आवाज़ आ कहाँ से रही है। नया नया जिम और प्रोफेसर पार्कर का वाक़या हुआ था तो एक लड़का जिम के पास आया और उसे 5 पाउंड दिए। जो प्रोफेसर के साथ किया है वही फ्रेंड ऑफ स्टीवन के साथ भी कर दो। जिम ने 5 पाउंड रखे
और एक दिन के लिए स्टीवन के दोस्त के पीछे भी ज़ॉम्बी बनकर लग गया। आहिस्ता आहिस्ता जिम की हिदायत दूसरे स्टूडेंट्स ने भी हासिल करनी शुरू कर दी, तो जिम ने कुछ असूल वाज़ह कर लिए। अब जब काम करना ही था तो ज़रा तरीके से कर लेना चाहिए था ना। एक दिन के यूनी के सिर्फ 5 पाउंड, बस ट्यूब से शिकार के पीछे पीछे रिहाइश गाह तक के 10 पाउंड, दरमियान में 2 घंटे का ब्रेक, रात और 24 घंटे के 20 पाउंड। यानी शिकार के पीछे पीछे जिम बाजारों, गलियों, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर तक जाएगा, सिर्फ एक हाथ का फासला रखकर, ज़ॉम्बी स्टाइल में गर्दन को एक ही जाविये पकड़ाए। जिम इज घोरिंग। ज़्यादातर सिर्फ यूनी का ही पैकेज लेते, बहुत कम दूसरा 20 पाउंड का पैकेज भी लेते। जिम के फन के दूसरे रहनुमा असूल, उसे रिश्वत नहीं दी जा सकती, बेशक शिकार उसे अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा दे या 8-10 हज़ार पाउंड हाथ से दे। शिकार का कसूर होना ज़रूरी है, मासूम लोगों को वो तंग नहीं करेगा, और अगर बाद ऐसा साबित हो गया कि शिकार मासूम था तो उसे 5 पाउंड देने वाले के साथ वो यही सब मुफ्त में करेगा। तो जब जिम ड्यूटी देता तो यूनी में कह के बुलंद होते, जिम इज़ ऑन हिज वर्क। जिम अपने काम पर है। मिशन अस्पेला, डिपार्टमेंट बायोलॉजी। उम्र 20 साल, इंतहाई तेज सरार बदतमीज़ नमकमिर्च लड़की। कसूर अपनी क्लास फेलो रोसलीन के लंबे कद पर पप्तियाँ कसना और उसे मिस आइफल टावर के नाम से डिपार्टमेंट में मशहूर कर देना। हाथ में 5 पाउंड लेकर अमराहा जिम के पास आए। कार्ल, बिजनेस डिपार्टमेंट, बदतमीज़, इंतहाई बदतमीज़, मेरे हाथ से किताबें छीन कर ले गया, फिर उन्हें ज़ाया कर दिया। मुझे भारी जुर्माना भरना पड़ा, फिर मेरा जूता काट दिया। पूरे 150 पाउंड का था मेरा जूता। 150 पाउंड के लफ्ज़ पर जिम ने उसे बड़े गौर से देखा कि, हैं, इतने पैसे खर्च कर लेती हो, हार्ट फेल नहीं होता तुम्हारा? अमराहा ने जूते की कीमत हस्बे ज़नाना आदत बढ़ा चढ़ा कर बताई थी, वरना वो तो दूर दूर तक इतने का नहीं था। इतने का होता तो अमराहा की पहुंच से दूर ही रहता ना। जिम ने सर हिला दिया, यानी हाँ। वैसे अमराहा का दिल 20 पाउंड पैकेज लेने को चाह रहा था, पर कार्ल पर वो इतने पैसे लगाना नहीं चाहती थी। तो जिम इज़ ऑन हिज वर्क। अपनी 2 क्लासेस देने के बाद अमराहा का दिल कार्ल का हाल देखने के लिए चाहा। वो उसके डिपार्टमेंट आई तो उसे मालूम हुआ कि उसे आर्ट स्कूल की तरफ जाते देखा गया है। कार्ल का आर्ट स्कूल में क्या काम, यानी जिम भी वहीं होगा। जब वो आर्ट स्कूल दाखिल हुई तो कॉरिडोर में उसे 3 लोग नजर आए, कार्ल, जिम और आना। आना जिम की मंगेतर है। उफ, वो कार्ल था। अमराहा उसे हरा नहीं सकती थी। मंजर कुछ यूं था कि जिम अपने अंदाज में गर्दन को कार्ल की तरफ फिक्स किए गिरदोपेश से बेगाना हुए घूर रहा था, और ठीक जिम ही के अंदाज से कार्ल जिम की भोली भाली सुर्ख कालों वाली प्यारी सी मंगेतर आना को घूर रहा था। अब जहाँ जहाँ आना वहाँ वहाँ कार्ल और साथ जिम। आते जाते सब इस ड्रामे को देख रहे थे, बल्कि जा तो कोई नहीं रहा था, पलट पलट कर वापस आ रहे थे, देखने के इस बराह रास्त शो का क्या एंड होता है। आना खूनख्वार नजरों से जिम को घूर रही थी, साथ उसे खरी खरी सुना रही थी, बल्कि उसे धमकी दे रही थी। मैंने कहा जिम, बंद करो अपनी ये फजूल हरकत अभी। जिम, कोई रद्द अमल नहीं। जिम, अगर तुमने अभी के अभी ये सब फजूलियात नहीं छोड़ी तो मैं बहुत बुरा कर गुजरूंगी तुम्हारे साथ। जिम, आना चिल्लाई। जिम हनूस अपने काम में मसरूफ। गुस्से और शर्मिंदगी से आना के गाल और कान और सुर्ख हो गए। उससे आसपास हसद उड़ाई, सब उन्हें ही देख रहे थे। जिम कार्ल के पीछे पड़ा था तो बदले के तौर पर कार्ल जिम की मंगेतर के पीछे। आना ने गुस्से से उबलते हुए जिम के हाथ पर पूरा जोर लगाकर चुटकी भरी, पर मजाल है जो जिम ने सी भी की हो। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसी जानिफशानी से काम करने वाले। यानी तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अब आना बेचारी की आवाज़ भीग गई। अमराहा की किस्मत ही खराब थी, और क्या ज़रूरत थी जिम को यूनी में अपनी मंगेतर रखने की। इस तरह बिस्नेस तो नहीं होते ना। उसके 5 पाउंड ज़ाया हो गए। कार्ल को क्या कोफत होती, उल्टा जिम कोफत का शिकार हो रहा होगा अंदर ही अंदर। अब 5 पाउंड के लिए वो अपनी स्वीट हार्ट को नाराज़ तो नहीं करेगा यकीनन। और फिर कॉरिडोर में मौजूद स्टूडेंट्स ने देखा कि 15-20 मिनट तक मजीद जिम को बेनकत सुनाने और नम आंखें रगड़ने के बाद भी जिम के नहवाक में एक फ़र्क न आया, और वो मुकम्मल तवज्जो और ईमानदारी से ड्यूटी ही करता रहा। तो आर्ट स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की आना ने उंगली से अंगूठी उतारकर जिम की जेब में ठोंस दी। पापा ठीक कहते थे, तुम इंसान के नाम पर एक बनमानस हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सूसू करती आना चली गई। सब तो ये तवक्का कर रहे थे कि आना जिम को एक थप्पड़ से नवाजेगी, लेकिन वो तो उसे बनमानस साबित करके छोड़ ही गई थी। अमराहा दूर से भी देख सकती थी कि कार्ल जहरीला फंसा है। अमराहा
वो चटकती वहाँ से चली आई क्योंकि जिम आखिरकार सूसू करती आना के पीछे भाग खड़ा हुआ था। अगर दादी ये मंजर देख लेती तो जिम और आना के पास जाती और कहती, बेटा जिम, मिल गया सबक, अब इस अमराहा से दूर रहना। कहो तो मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री शीट सुना दूँ, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे साथ जो होना था वो तो हो चुका और काफ़ी बुरा हो चुका। कार्ल पागलों की तरह हंस रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था मानचेस्टर यूनिक को उंगली पर फुटबॉल की तरह गोल गोल घुमाकर अपनी फतह का वाज़ेह ऐलान करे और कहे, कौन है जो मुझे जिज कर सके? अगर कोई है भी तो आए और अपनी सही कर देखे। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सोसाइटी और चंद दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट्स की सोसाइटियों ने मुकामी बरतानवी ख़ानदान से मुलाकात का एहतमाम किया। इन मुलाकातों का मकसद एक दूसरे के माशरे, रस्म व रिवाज, तारीख, आदात व अतवार, रुझानात वगैरह के बारे में जानना था। ऐसी मुलाकातें गुर्बत का बायस बनती हैं, दूरियां कम होती हैं, एक दूसरे को बराह रास्त समझने का मौका मिलता है। अमराहा ने अपना नाम पहले ही दाइम को दे दिया था और अमराहा को हाँ कह दिया गया था। मुख्तलिफ मुल्कों के स्टूडेंट्स का 20 रुकनी ग्रुप मिस्टर एंड मिसेस पॉल के घर पहुंच गया, जहां पॉल ख़ानदान के साथ 2 और ख़ानदान भी मौजूद थे, मिस्टर एंड मिसेस एडम और मिस्टर एंड मिसेस गेटल। और इन 3 ख़ानदानों के 4 अदद शरारती और 1 सेकंड में 60 सवाल पूछने जैसे बच्चे। मुलाकात के लिए लॉन में नशिस्त का इंतज़ाम किया गया था। लॉन में कोयलों की 2 बड़ी बड़ी अंगीठियाँ रखी गई थीं, उनके तरफ नशिस्तें लगाई गई थीं। भालू से सफ़ेद कुत्ते भी इधर उधर गश्त कर रहे थे। घर की इमारत धुंध में लुक छुप जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और जजीरे पर आ चुके हों। उन्हें इतने अच्छे हैर मुकद्दम की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। अमराहा के पास सोफे पर एक 9 साला बच्ची स्कर्ट में मलबूस बैठी थी और अमराहा खलक उठाने को तैयार थी कि बच्ची बहुत ही मासूम नजर आ रही थी। तुम किस नस्ल से हो? ये उसका पहला सवाल था। वो इतनी मासूम थी। अमराहा ने, तुम किस शहर से हो, किस मजहब, किस जात की हो, जैसे सवालात तो सुने थे। ये नस्ल वाला सवाल उससे पहले कभी नहीं सुना था। मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। अमराहा ने गड़बड़ाकर इधर उधर देखा कि कोई और तो उनकी गुफ्तगू नहीं सुन रहा। वो क्या घोड़ा थी जो अपनी नस्ल का अता पता रखती? वो तो ठीक है, मैंने तारुफ में सुन लिया था। मैं नस्ल का पूछ रही हूँ। तुम किस नस्ल से हो? अमराह हाक न समझी, उल्टा उससे ही पूछ लिया। उसका मुंह बन गया। मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। मैंने अपना डीएनए नहीं करवाया, लेकिन मुझे शक है मैं रेड इंडियन नस्ल से हूँ। ओह, मुझे याद आया, मैं भी रेड इंडियन नस्ल से हूँ। तुमने अपना डीएनए कब करवाया, किस उम्र में? बच्ची जो पता नहीं किस साइंसदान की हालत ने शक से उसे घूरा। 2 साल पहले। तुम रेड इंडियन नहीं हो सकती। बच्ची ने बाकायदा उसकी आंखों की पुतलियों में अपनी एक्सरेस पुतलियां गाड़ कर यकीन से कहा, क्यों नहीं? अपनी बहनुओं की बनावट देखो। तुम सिकंदर की नस्ल से हो सकती हो, लेकिन रेड इंडियन से हरगिज़ नहीं। मेरा मुशाहिदा मुझे धोखा नहीं दे सकता। अमराह चकरा गई। बनु से क्या होता है? मेरी रिपोर्ट यही कहती है कि मैं रेड इंडियन नस्ल से हूँ। बच्ची ने अपनी पुतलियों के एक्सरेस तेज कर दिए। तुम हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है। एशिया में रेड इंडियंस के जीन्स नहीं मिलते। माशाल्लाह। जिस बारे में अमराहा पहली बार सुन रही थी, 9 साला बच्ची उस पर तहकीक भी कर चुकी थी। बस मैं रेड इंडियन ही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी रिसर्च क्या कहती है, और तुम भूल रही हो कि तुम्हारे बड़े 100 साल तक हिंदुस्तान रहे हैं। ऐसा होना मुमकिन है। मेरे बड़े रहे हैं, लेकिन रेड इंडियंस नहीं। तुम मुझे अपनी रिपोर्ट दिखा सकती हो। वो पाकिस्तान में है। अमराहा को यकीन था कि बच्ची को टालना नामुमकिन सा था। तुम अपने खानदान से कहो तो मैं ईमेल कर दें। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने सब काम खुद करती हूँ। इतने मामूल से काम के लिए भी मैं अपने खानदान वालों को सहमत देना नहीं चाहूँगी। अमराहा एक झूठ बोलकर फंस गई थी। भला कह देती, मुझे नहीं मालूम मैं किस नस्ल से हूँ। बच्ची शख्स से उसे देखती रही और अगला सवाल उसके मुंह से निकलते देखकर अमराहा ने उंगली से उसे खामोश रहने का इशारा किया और कोरी लड़की की तरफ इशारा किया जो किसी एक मिसेस की फरमाइश पर अपना देसी गाना सुनाने जा रहा था। एडम खानदान का 11 साला चेहरी गिटार बजा रहा था। साथ वो सब चाय के साथ फिश एंड चिप्स कॉटेज पाए खा रहे थे। कोरिन का गाना ख़त्म हुआ तो उन्हें ईस्टर पर नित नए अंदाज से पेंट किए जाने वाले अंडों के बारे में बताया गया और टोकरी भरकर अंडे उनके आगे पेश किए गए। कुछ ख़ानदानी एल्बम सिखाए गए। साथ उन्हें मौका दिया गया कि उनके ख़ानदान, रहन सहन और दीगर बातों के बारे में वो सब सवाल जवाब करें। इस दौरान डीएनए बच्ची मुसलसल अमराहा को जायज़ा लेती रही कि वो कैसे हंस रही है, कैसे खा रही है और किस किस्म के सवालात पूछ रही है।
उससे चुपके से अमराहा की एक तस्वीर भी ले ली। यकीनन अमराहा की ये तस्वीर उसकी ज़ाती रिसर्च का उसके साथ और उस जैसे ही दूसरे बच्चों के सामने पेश होगी कि मालूम किया जाए कि ये लड़की रेड इंडियन अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन या रेड इंडियंस अफ्रीकन है भी कि नहीं। बंगाली माला से लोग कहानी सुनने की फरमाइश की गई और उससे सुना दी। अमराहा को अपनी फिक्र लग गई कि बरतानवी लोगों को आखिर कहानियों का इतना शौक क्यों होता है। हमारे बच्चे भी इतने शौक से नहीं सुनते जितने शौक से इनके बड़े बूढ़े सुनते हैं। लोग कहानी तो अमराहा को बिल्कुल ही नहीं आती। कभी उसके घर में ऐसी बातों का तरद्दुद ही नहीं किया गया था। वहाँ तो सब इधर वालों की बातें, उधर वालों की बातें, फलां की शादी, फलां का रिश्ता, फलां कपड़े जूते, ये वो सब बेकार की बातें होती थीं। उसे ये मालूम ही नहीं था कि पंजाब की लोक कहानियाँ हैं कौन कौन सी। थोड़ी ही देर के लिए एक तरफ कोने में होकर उसने दादा को फ़ोन किया। तुम ही रांझा सुना देना, दादा ने मशवरा दिया। ये तो उसे ख्याल ही नहीं आया था। उससे फिल्म देखी थी, उसे कहानी याद थी, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। उन्हें लोक कहानी से ज़्यादा सूफीज़्म में दिलचस्पी थी और वो अमराहा से मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों के बारे में सवालात करने लगे। साथ साथ उन्होंने देसी खाने के बारे में मालूमात लीं। सुना है हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती शादियाँ करवा दी जाती हैं, मिसेस एडम ने पूछा। मैं हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी हूँ, अमराहा बड़ी चस्पस हुई। मिसेस एडम हंसने लगी। तुम सब पाकिस्तानी, इंडियन, हिंदुस्तानी कहलवाए जाने पर इतना चिढ़ते क्यों हो? हिंदुस्तानी से मराद हमारा बरसगीर होता है। तुम लोग हमें यूरोपियन कहते हो, हमें अमरीकी कहते हो, हम नहीं चिढ़ते। हिंदुस्तान से मुराद एक खित्ता है जो बिलाशुबा तारीखी अहमियत का हामिल है, जिसे यूरोप में जादू नगरी कहा जाता है। मेरे रिश्ते के चचा जब अपने कारोबार में दवालिया हो गए तो उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया। पहले वो बनारस गए और फिर सिंध। वापसी पर उनका कहना था कि इन शहरों के सफ़र ने उन्हें पागल होने से बचा लिया। बनारस में वो साधुओं के साथ वक्त गुजारते रहे और सिंध में पीरू फकीरों के साथ। अमराहा खामोश हो गई और मिसेस एडम के पूछे गए सवाल के बारे में सोचने लगी। अमराहा को डर था कि उससे ये सवाल पूछा जाएगा और वो पूछ लिया गया। ऐसा नहीं है, जहाँ तालीम और सोच की कमी है वहाँ ये सब होता है। इस्लाम ने तो सख्ती से लड़का लड़की की मर्जी पूछने का हुक्म दिया है। मामला कोई भी हो, इस्लाम जबर का मुखालिफ है। जबर की कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में। और जो ये गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, लंदन में एक पाकिस्तानी लड़की को उसके बाप और भाई ने मारकर तहखाने में दबा दिया था, मिसेस एडम बोली। अमराहा के होंठ खुश्क हो गए। जिसने एक इंसान का कत्ल किया वो कुल इंसानियत का कातिल है। इस्लाम हमें ये सबक देता है, जोर ज़बरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, तो कत्ल की कैसे होगी? वजह कुछ भी हो, जो लोग ऐसा करते हैं वो इस्लाम के दायरे से बाहर निकले हुए हैं। ये उनके ज़हनी जनून है। हमारा मज़हब, हमारा कानून, हमारा मुआशरा न इसकी इजाज़त देता है, ना ही तालीम। ये अपने गुनाहों के खुद जिम्मेदार हैं। अफसोस ये है कि ये खुद को मुसलमान कहलवाते हैं। एक अच्छा मुसलमान हर हाल में वही करता है जो 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। न कम न ज़्यादा, ठीक ठीक वही। हम सब भी ऐसे लोगों को इतना ही नापसंद करते हैं जितना आप लोग करते हैं। सब उसकी बातों को बागौर संजीदगी से सुनते रहे और सर हिलाते रहे। बारी बारी फिर सबके खानदानों के बारे में पूछा गया। यानी तुम्हारे वहाँ अभी भी खानदान बड़े ही होते हैं? गुड। क्या घर भी बड़े बड़े होते हैं रहने के लिए? अमराहा ने अपने खानदान के बारे में बताया तो उससे पूछा गया। अमराहा गड़बड़ा गई। यानी कुछ कुंबे जितने ज़्यादा बड़े थे, घर उतने ही छोटे थे। उनके इस सवाल का मकसद तंज नहीं था। वो सिर्फ ये मालूम करना चाहते थे कि क्या लोगों के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो बड़े कुंबे बनाकर उन्हें पाल भी लेते हैं। अमराहा कहाँ से छोड़ती और कहाँ से बताती। उसके घर सफाई करने वाली आपा के 11 बच्चे थे और वो एक कमरे के किराए के घर में रहती थी। दादा के एक दोस्त के साथ शादीशुदा बेटे जो 5 कमरों के घर में रहते थे। सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। 100 बातों की एक बात अमराहा ने कर दी। अगर किसी खानदान में 4-5 बेटे हों तो क्या वह एक ही घर में हमेशा रहेंगे? घर की सरबराह माँ 5 बेटों को एक ही घर में अपने पास रखना चाहेंगी। एक ही घर में 5 को, उनकी बीवियों और बच्चों को? जी सबको। अगर उनमें से कोई एक भी किसी वजह से कहीं अलग रहायश अख्तियार करना चाहेगा तो वालिदा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेंगी। क्यों? वो रोएंगी क्यों? तीनों खवातीन ने मुश्तरका औ किया। वो किसी एक को भी उससे जुदा नहीं करना चाहेंगी।
बच्चे बड़े हो जाएं, खासकर उनकी शादी हो जाए तो उन्हें अलग ज़िंदगी शुरू करनी ही होती है। हर एक को प्राइवेसी चाहिए होती है, पर्सनल स्पेस। क्या बात कर रही थी मिसेस गुडल? अमराह ठंडी सांस भर कर रह गई। पाकिस्तानी माएँ क्या जाने पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी, उन्हें तो अपने लाल अपनी आंखों के आगे चाहिए बस। बस वो उन्हें इतना प्यार करती हैं कि उनके बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। और बेटे, वो क्या कहते हैं? मुश्तरका औ के बाद पूछा गया। बेटे भी वही चाहते हैं जो उनकी माँ जी चाहती हैं। औ तीनों खवातीन अपनी नम आंखें साफ करने लगी। वो पाकिस्तानी मुश्तरका खानदानी निज़ाम से मुतासिर नजर आ रही थी। अमराहा उन्हें दादा दादी नाना नानी वगैरह के किरदारों के बारे में मज़ीद बताने लगी कि कैसे वो बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं और ख़ानदान को जोड़े रखने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए मशरक़ी लोग जो मगरिब का सफ़र करते हैं तो अपने घरों को याद करके रोते हैं। मिसेस एडम टिशू से आंखें रगड़ने लगी। अमराहा तिरछी नज़रों से तीनों खवातीन को देखती रही। उसने यहाँ अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। डीएनए बच्ची खामोशी से अमराहा के पास बैठी उसे हमतन गोश सुन रही थी। अमराहा को सिर्फ एक इस बच्ची से डर था कि कहीं वो उसे गलत साबित न कर दे। तुम अपने घर को याद करके रोती हो? डीएनए बच्ची ने पूछा। अब अमराहा उसे क्या बताती कि उसे तो इस ख्याल से ही रोना आ जाता था कि उसे कभी तो वापस घर जाना ही है। नहीं, अभी तो ये नौबत नहीं आई। पाकिस्तानियों की कोई एक बड़ी खूबी बताओ। हम बदतरीन हालात में भी जिंदा रहना जानते हैं। अमराहा ने तज्जिया करके सोच कर कहा। डीएनए ने सर हिलाने लगी। मैनचेस्टर वालों की कोई एक बड़ी खूबी बताओ, अमराहा ने पूछा। हम बदतरीन हालात को बदलना जानते हैं, उससे मजबूत क़ुव्वत इरादी के तासुर के साथ कहा। अमराहा बच्ची की खासा दिमागी पर हैरान हुई। उन सब के साथ ग्रुप फ़ोटो ली गई। मिसेस एडम ने उनके लिए एक छोटी सी तकरीर की जिसके आखिरी जुमले को अमराहा ने डीएनए बच्ची की तरह नोटबुक में नोट कर लिया। देयर आर नेवर एनी विनर्स और लूजर्स, पार्टिसिपेशन इज ऑल, रिमेंबर दैट एंड एंजॉय द चैलेंज ऑफ ईच मोमेंट एज इट अराइजेज नाउ। अमराहा अपने साथ अपनी गैर इस्तेमाल शुदा एक गर्म शॉल और एक कश्मीरी तर्ज का शोल्डर बैग ले गई थी और एक चूड़ियों का सेट था उसके पास, वो भी। ये तीनों चीज़ें उसने तीन खवातीन को पेश की और उन तीनों के चेहरे ऐसे धमकने लगे जैसे उन्हें बेशकीमत जौहर पेश कर दिए गए हों। जाते हुए उन सबको होम बेक पाई दी गई। डीएनए बच्ची ने उसे अपना ईमेल एड्रेस दिया कि अमराहा हर सूरत उसे अपनी रिपोर्ट भेज दे। अमराहा उसे ज़रूर भेज देगी अगर वो अपना डीएनए करवाने में कामयाब हो गई और खुशकिस्मती से वो रेड इंडियन भी निकल आई तो। मानचेस्टर पकाडेली गार्डन में 230 फीट ऊंचा स्टार फ्लायर झूला है जो इतनी बुलंदी पर बुलंदी से ही नज़ा है। अमराहा देखोगी कि 230 फीट की बुलंदी से मानचेस्टर कैसा लगता है। यूनी के बाग में गुमसुम बैठा देखकर वीरा ने करीब आकर उसे लालच दी और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बिठाकर पकाडेली गार्डन ले आई। कुछ वो उदास सी कि करीब से गुजरते आलियान से उससे हाय कहा तो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ गया जैसे वो उससे को खैरात मांग रही हो और वो उसे खैरात देते देते थक गया हो। और कुछ वो अपने जहन को कहीं और लगाना चाहती थी ताकि कम से कम सोच सके कि वो मानचेस्टर को 300 फीट की बुलंदी से देखने के लिए झूले में बैठ गई। लेकिन 330 फीट की बुलंदी से उसे मानचेस्टर तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ से तो मौत नज़र आ रही थी, मौत। वीरा ने उसकी कमर में खोंसा चढ़ा। खामोश बैठो अमराहा। लेकिन अमराहा ने दूर, बहुत दूर धुंधले होते मानचेस्टर को जैसे आखिरी बार देखा और सारे मानचेस्टर को गवाह बनाया कि मैं मरने जा रही हूँ, आओ और मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो। वो ऐसे चिल्लाई और चिल्लाती ही रही कि बहुत से वक्ती बहरे हो गए होंगे। यूनी के कई स्टूडेंट स्टार फ्लायर में मौजूद थे। गोल गोल घूमते झूले में बैठे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। वीरा ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा। मरने वालों के साथ कोई ऐसा करता है भला? वो मरने जा रही हो और चिल्लाए भी ना, दादाजी दादाजी। वो तो इसलिए भी स्टार फ्लायर में बैठ गई थी कि रूसी कमांडर वीरा के आगे उसकी सबकी ना हो, पर सबकी बेहतर थी बानिस्बत मौत के, है ना? तुम इतना डरती हो? ज़मीन पर आते ही वीरा ने उसके बाजू में चुटकी भरी। अमराहा सुनसी ना हो चुकी होती तो उस चुटकी पर चिल्ला उठती। मुझे नहीं पता था मैं इतना डरूंगी, वैसे ऐसे डरती नहीं, आज ना जाने क्यों डर सी गई। अमराहा साफ साफ झूठ बोल रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि स्टार फ्लायर का आखिरी राइड था, तुम मर जाती ऊपर ही तो हुकूमत इसे बंद करवा देती। शुक्र था वहाँ कार्ल नहीं था। अमराहा आसपास शर्मिंदा शर्मिंदा सी देख रही थी।
जो लोग उनके साथ झूले में बैठे थे वो भी कड़े तेवरों से दोनों को घूर कर गुजर रहे थे। यानी हमारा तो मज़ा ख़राब कर दिया ना। यू नीचे। अमराहा रात को सोई तो फिर से 230 फीट की बुलंदी पर थी। आंख खुली तो साधना और एनोन उसके सराहने खड़ी थी। वीरा ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी आने की। कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? साधना उसे पानी पिलाने लगी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप दोनों जाएं। एनोन उसकी हथेलियाँ मसल रही थी। जब तुम ठीक होती हो तो ऐसे चिल्लाती हो? एनोन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा और कमरे से चली गई। कोई परेशानी है तुम्हें अमराहा? साधना उसके करीब बैठ गई। नहीं, तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी कैसी? तुम मुरझा सी गई हो। ऐसे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ सूखता जा रहा है। थक जाती हूँ। काश ये थकन ही हो और तुम बिल्कुल ठीक हो। साधना उसके बाल छूकर चली गई। काश ये ख्वाब ही हो और खिड़की के नीचे आलियान खड़ा हो। करवट बदलकर उसे सोने की कोशिश की। अगले दिन शुरू के 2 लेक्चर्स छोड़कर उससे एक पाकिस्तानी घर जाना पड़ा। साधना की कमर में बहुत दर्द था और वो अपनी ड्यूटी देने नहीं जा सकती थी, लेकिन हाथून बाज़िद थी कि उनके घर शाम को पार्टी है, इससे साधना हर सूरत अपना काम करके जाए। साधना को कमर पर हाथ रखे कराते देखकर अमराहा ने उसकी जगह जाकर काम करने की पेशकश की, जो साधना ने बहुत मुश्किल से मानी। हाथून ने उससे सारे घर का इतना काम लिया कि वो वापस यूनिवर्सिटी जाने के काबिल ही नहीं रही। यूनिवर्सिटी, जॉब, पढ़ाई, उससे ये सब पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब वो उसकी आदी हो चुकी थी। ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल थी, बदतरीन नहीं। हाँ, जो सुकून उसके पास हुआ करता था अब वो नहीं रहा था। इसी दौरान उसे अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ शेक्सपियर के ड्रामे देखने का इत्तेफाक हुआ। शेक्सपियर के लिखे ड्रामे अच्छे थे, बाकमाल होते थे, लेकिन स्टेज पर आकर तो उन्होंने हद ही कर दी थी। इतने ज़बरदस्त कि आंख झपके बिना देखते जाओ। दूसरे सेमेस्टर में कोर्स की नवायत बदल गई थी और वो मुश्किल लगने लगा था। यूनिवर्सिटी में मशहूर है कि जब तक पहले सेमेस्टर की किताबों के साथ जान पहचान और दोस्ती होने लगती है, सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है और दोस्ती जो होते हुए रह चुकी होती है और एग्जाम्स में दुश्मनी निभा कर जाती है। नहीं, नहीं, इसमें बेचारे स्टूडेंट्स का तो कोई कसूर नहीं। वो तो किताबों को भी ऐसे ही सर पर सवार करते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को। उनको उन्हें पढ़ने की भी इतनी ही बेकरारी होती है जैसे लॉगिन होने की। अमराहा को टेराफुट शॉपिंग सेंटर में बॉलीवुड ढाबा में अच्छे मुआवजे पर जॉब ऑफर हुई, लेकिन उससे इनकार कर दिया। उसका दिल नहीं चाहा अपना स्टोर छोड़कर जाने के लिए। वहाँ 7 सेल्समैन और 2 मैनेजर थे। उन सब की आदी हो चुकी थी। बगैर किसी वजह के उनसे लगाव महसूस करती थी। अमराहा तब्दीली को पसंद भी करती थी और तब्दीली से खाइफ भी रहती थी। उससे अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ के लिए पूरी शिद्दत से तब्दीली की ख्वाहिश की थी, अपने माहौल के बदल जाने की। और अब यहाँ यहाँ उसे हर चीज़ के साथ गहरी वाबस्तगी महसूस होती थी। यूनिवर्सिटी के साथ, अपनी क्लास, क्लास में मौजूद अपने नशिस्त के साथ, ग्लास डोर तक के साथ, यूनी के एक एक दरख्त, घास के एक एक कतहे के साथ, यूनी में जा बेजा सादा खामोश मशहूर शख्सियात के मुजस्मों तक के साथ भी। हर चीज़ उसे अपना आप महसूस करवाती थी, उससे बातें करती थी। वो जानती थी वो मैनचेस्टर में मेहमान है और यही चीज़ उसे कर्ब में मुब्तला कर देती थी। ऑक्सफोर्ड रोड पर वाक़या चर्च की सीढ़ियों पर बैठकर वो कभी कभी दादा से बात कर लिया करती थी, वरना खामोश बैठी आती जाती डबल डेक बसों को तका करती और हंसते मुस्कुराते बातें करते स्टूडेंट्स को किसी कदर हसरत से देखा करती थी। कभी वो भी हंसने वालों में शामिल रही थी, बेफिक्री थी, कोई उसके साथ साथ था। चर्च की सीढ़ियों पर अकेले बैठने की नौबत वो खुद पर खुद ले आई थी और अक्सर वो वहाँ पाई जाती थी और सोचा करती कि अगर उसे पाकिस्तान जाना है तो उन सब चीज़ों को उठाकर अपने साथ ले जाना है। ये सब उसका अपना नहीं था, लेकिन इस सब ने उसे अपना बना लिया था। ये सब अपना है, ये सब अपना नहीं रहेगा, ये यहीं रह जाएगा। अगर ये सब यहीं रह जाएगा तो वो तो खाली हाथ रह जाएगी ना। तो क्या मैनचेस्टर उसे सब देकर सब वापस भी ले लेगा? दूसरे सेमेस्टर ने उसे सहमा दिया था। दूसरा सेमेस्टर भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तीसरा और चौथा भी। बस फिर सब ख़त्म, चलो घर वापस। उसी माहौल में जिसमें वो नहस थी, वो रात को मैनचेस्टर में सोती, सुबह आंख खोलती तो लाहौर मॉडल टाउन अपने घर में होती। दादा के कमरे की खिड़कियों से रोशनी लकीर बनाती ऐन उसकी आंखों पर बरस रही होती। दिल मिलाकर वो आंख खोलती, सामने ही दादा और उसकी मुश्तरका तस्वीर दीवार पर जगमगा रही होती। वो चीख मार कर उठ जाती, मैं लाहौर कब आई, मैनचेस्टर कहाँ गया?
उसके दिल की धड़कने की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ जाती। शटलकॉक के नीम अंधेरे कमरे में वो गहरी गहरी सांसें ले रही होती। उठकर खिड़की तक जाती, बाहर मैनचेस्टर पर नजर दौड़ाती। उसे फिर भी लगता ये ख्वाब ही है। हकीकत में तो वो मॉडल टाउन अपने घर के बेड पर सोई ये ख्वाब देख रही है। वो वीरा को फ़ोन करती। वीरा, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है? नहीं, सुबह तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाना है। सुबह तुम्हारी मौत का दिन है, वीरा चिल्लाकर कहती। वो कई बार उस बेचारी को ऐसे तंग कर चुकी थी। तुम्हें ये रातों को क्या दौरे पड़ते हैं अमराहा? वीरा सुबह पूछती। अब वो उससे अपने दौरों की कैफियत क्या समझाती कि उसकी आंख जब लाहौर में खुलती है तो उस पर क्या गुजरती है। वो साई के पास अगली सुबह आई। साई, मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हारी शादी हो रही है। अच्छा? वो मुस्कुराने लगा। क्या मुझे अब ये नहीं पूछ लेना चाहिए कि किसके साथ? हाँ, पूछ लो। लड़की का चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन उससे चोली पहन रखी थी, हाथों में गोल गोल मेहंदी लगा रखी थी। पसंद बहारी रंगों ने साई के वजूद का हाथा किया। सुना है ख्वाब उल्टे होते हैं, जैसे वो नजर आते हैं उससे। ये उलट नहीं होगा, मेरे दादा कहते हैं फजर के वक्त देखे गए ख्वाब सच्चे होते हैं। क्या वाकई? पसंद बहारी रंग फिर से उसके वजूद के गिर्द उड़ाने भरने लगे। मुझे हैरत है कि तुमने मेरे लिए ख्वाब देखा। मुझे हैरत नहीं है, हम बाकायदा दोस्त ना सही, हम में एक ताल्लुक तो है। तुमने कितनी बार सुना है मुझे? साई की आंखें नम हो गईं। वो सेठ ओल था, पूरी यूनी उसके पास आती थी और वो उसके पास कोई नहीं होगा शायद। मैं जज्बाती हो रहा हूँ, तुम्हारा ख्वाब अच्छा लगा मुझे। क्या तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगे? क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हाँ, ज़रूर आना, आलियान के साथ। ओह, उससे अपनी ज़ुबान पकड़ी। वो वाकई जज्बाती हो रहा था, उसकी ज़ुबान फिसल गई थी। मतलब आलियान भी उसके पास आया था, शायद आधी रात को आया हो, उसे जगाकर बोट को उसके पास सिखाकर, या उसे अपने साथ चहलकदमी पर उमादा करके। तब जब वो साथ थे, या तब जब वो जुदा हुए, वो उससे किन दिनों की बातें सुनाता रहा होगा। तब की जब सासू ने बचना शुरू किया था, या तब की जब सांस टूटकर गूंगे हो गए थे। बाहर से पहले और बाहर के बाद ना जाने वो कितनी बार आ चुका होगा साई के पास। अमराहा से मिलने के बाद और अमराहा को छोड़ देने के बाद, साई के सामने कहके लगाते हुए, साई के सामने आंसू छुपाते हुए। एक बार अमराहा ने आलियान से पूछा था, तुम कभी साई के पास गए हो? हाँ। वो शरारत से मुस्कुराने लगा। मिस्ट्री हंसी। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? हंसवे आदत वो शक में मुब्तला हो गई। ऐसे कैसे? मिस्ट्री से। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं मिस्ट्री हंसी हंस रहा हूँ। एक बार मेरी बहन भी ऐसे ही हंसी थी, मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, दोबारा उससे मुझे नहीं चढ़ाया था। मैं तुम्हें चढ़ा तो नहीं रहा, अलबत्ता तुम मेरे बाल पकड़ सकती हो। वैसे बाल पकड़कर तुम क्या करती हो? मैंने उसका सिर दीवार में दे मारा था। गैर इरादी तौर पर आलियान उससे एक कदम दूर हुआ, अपना सर बचाने के लिए। अमराहा ने फलक शगाफ कहका लगाया, मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मजाक ही कर रही हो। वो रुक कर उससे देखने लगा। मैंने ऐसा किया है। अमराहा को उसकी हैरत अच्छी लगी। तुम बहुत छोटी होगी ना तब? हैरत से उसकी आंखें अमराहा पर ठहर सी गईं। नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब। और उसका क्या बना? बाएं हाथ की उंगली को उससे दाएं आंख के किनारे से रखा। किसका? मेरी बहन का? अमराहा को उसकी हैरत अच्छी लगी। नहीं, उसके बेचारे सर का। ठीक ही रहा, बस अब वो जरा सी तेज आवाज में बात करे तो उसके सर में दर्द से टीस उठती है। अमराहा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, ओ, पर मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ टीस ही उठती होगी। क्या अब भी तुम तैयार हो अपने बाल पकड़वाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने सर को उससे और दूर ले गया। फिर बताओ, तुमने साई से क्या कहा? मेरे बारे में ही कुछ कहा होगा। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि तुम्हारे बारे में ही कुछ कहा होगा? तुम्हारे हंसने के अंदाज से। क्या तुमने उसे ये बताया है कि मैं भैं भैं करके रोती हूँ और ऐसा करती किस कदर बुरी लगती हूँ? या तुमने उसे ये बताया है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था? आलियान लब दबाए अपनी हंसी दबाने की कोशिश करता रहा, और जब मसाकन सिर्फ उसे डराने के लिए अमराहा ने हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ाए तो वह कहका लगाता हुआ भाग गया। मैं अब उसे ये बताने जा रहा हूँ कि तुम जैसी खूंखार जंगली बिल्ली से बचकर रहे। जाते हुए वो कह गया। साई देख रहा था कि अमराहा चुप की चुप रह गई है। अमराहा, साई ने उसे मतवज्जा किया। खामोशी से साई को देखकर अमराहा उसके पास से चली आई और बिजनेस डिपार्टमेंट आ गई। काश आज तो उसे आलियान नजर आ जाए।
और कॉरिडोर में दीवार के साथ सर टिकाए, एक सीधी और एक तिरछी टांग खड़ी किए, अपने आईफोन के साथ मसरूफ वो उसे नजर आ गया। अमराहा को खुद को देखकर लगता था कि वो इतने बड़े मैनचेस्टर में अकेली रह गई है, जबकि उसे देखकर उसने जाना कि अकेला होना किसे कहते हैं। वो ऐसे खामोश खड़ा था जैसे उसकी ज़बान ने कभी कलाम की सहमति ही नहीं उठाई, ना अब वो ये ख्वाहिश रखती है। कोई इतना खामोश हो सकता है कि उस पर यह गुमान गुजरे। आलियान पर यह गुमान पुख्ता हो रहा था। जिन बहारों को साथ लिए वो चला फिरा करता था, उन सब बहारों को खफा किए, उनसे खफा हुए वो बेनूर सा खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराने पर माइल लोग मुस्कुराहट रोक लेने पर मजबूर हो जाते थे। अमराहा को उसकी इस छबिया ने दुखी कर दिया। क्या ये आलियान था? तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? पीरा पीछे से आई। उसके हाथ में 2 कॉफ़ी के मग थे। मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। क्या मैं गुम हो चुकी हूँ? कब? पीरा ने आबरू झुकाई। मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए था, दादा से बात करनी है। मेरे फ़ोन में कुछ मसला है। लाओ अपना फ़ोन दिखाओ। वो वीरा थी। वीरा 0070। तुम अपना फ़ोन दे रही हो या नहीं? अमराहा ने बुरा मानने की अदाकारी की। अपना फ़ोन दो, मैं ठीक कर देती हूँ पागल। वो खराब था, मैं घर छोड़ आई हूँ। अमराहा की किस्मत खराबी कि उसी वक्त उसके बैग की ऊपरी जेब में रखे फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। किस पागल ने उसे इस वक्त मैसेज भेजा था? ये कोई वक्त था वाला? वीरा ने दाई आंख की कुमान उचकाई। यानी फ़ोन तो घर है ना अमराहा? है ना? ओ, ये तो मेरे पास ही है। अमराहा की अदाकारी अरूज पर थी। और भी देख लो, क्या क्या तुम्हारे पास है जिसे तुम गुमशुदा समझे बैठी हो। ये कॉफ़ी किसके लिए है? मेरे और आलियान के लिए। ना जाने क्यों, लेकिन उसे लगा कि गर्म कॉफ़ी वीरा ने उस पर उंडेल दी है। वो है कौन आलियान के लिए कॉफ़ी ले जाने वाली? और आलियान क्यों पिएगा उसकी कॉफ़ी? जी नहीं, नहीं पीता वो ऐसे वैसों की कॉफ़ी। ट्वीट। वो तेज़ी से जाने लगी और जाते जाते अपने एशियन फ्लैग के नाम से मशहूर हो चुके दुपट्टे को तेज़ी से संभालने की ऑस्कर अवार्ड अदाकारी करते वीरा की कॉफ़ी गिरा बैठी। ओह सॉरी। ग्रैमी अवार्ड विनर परफॉर्मेंस। वीरा की दाईं आंख की कमान फिर से उचकी। अमराहा? वीरा ने इतना ही कहा था कि अमराहा जल्दी से वापस पलट आई। आलियान उससे नाराज है। ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि ख्यालात का हजूम उसके दिमाग में एक दूसरे से दस्पा होने लग गया। वो आलियान को देखने क्यों गई थी? क्यों? ये सवाल उसके अंदर पासकिश बन गया। सब ठीक हो जाएगा या बस सब खत्म हो जाएगा? जिसकी बुनियाद नहीं रखी गई थी वो इमारत अपनी तरफ आने के रास्ते गुम करने लगी। अमराहा बिलावजह यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाने लगी। उसे किसी पल चैन नहीं था। वो पागल बने बिलावजह यहाँ से वहाँ घूम रही है। सो झूठ सच बोलकर उसने अपने आप को तसल्ली दे ली थी, तो वो तसल्ली कायम क्यों नहीं रह रही थी? ये क्या तुम तितली बनी चकरा रही हो? किसी ने कभी उसके पीछे आकर कहा था। मैं यूं ही घूम रही हूँ। मैं तुम्हें रोज ही यूं ही घूमते देखता हूँ। कितना घूमना है तुमने? मुझे ऐसा करना पसंद है, लेकिन ठहरो, तुम रोज मेरा पीछा करते हो। एकदम उसके चेहरे के रंग बदले जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसी बातें मालूम हो ही जाती हैं। तुम मेरी जासूसी करते हो ना? इसे जासूसी का नाम नहीं दिया जा सकता। बैग में से उससे 2 लॉलीपॉप निकाले, एक खुद खाने लगा, एक उसके आगे किया। क्या तुम दाइन के लिए काम कर रहे हो? उसे ये खौफ रहता है कि यूनिवर्सिटी में मैं ज़रूर कुछ उल्टा सीधा करके पाकिस्तान का नाम ले डूबूंगी। उसे मेरी समझदारी पर शक क्यों है आखिर? लॉलीपॉप मुंह में दबाए वो जी जान लगाकर हंसा। तुम बातों को कितने रुख दे डालती हो अमराहा। तुम ऐसी बातें करना कहाँ से सीखती हो? ना मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ, ना ही दाइम ने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है। वैसे पाकिस्तान में तुम काफ़ी मकबूल रही होगी। अमराहा सन्नाटे में आ गई। उसे कैसे मालूम हुआ ये? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है आखिर? उसका रंग फुक हो गया। लॉलीपॉप मुंह से निकाल कर वो बुलंद बांग कह के लगाने लगा। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि मेरी बात को फिर से तुमने अपनी मर्जी का रंग दे डाला है। तुम बातों को अपनी मर्जी के रंग देती हो और ऐसे गुस्सा करती हो, भड़कती हो और चिढ़ जाती हो। कितना सरखेज दिमाग है तुम्हारा अमराहा। मैंने आज तक इतना सरखेज दिमाग किसी का नहीं देखा। अमराहा, नित नई सोचों की अजीम काश्तकार। ये पकड़ो अपना लॉलीपॉप। मैं नहीं खाती ये, बच्ची नहीं हूं मैं। वो बुरा मान गई और आगे बढ़ गई और वो लॉलीपॉप हाथ में पकड़े उसके पीछे लपका और तब तक उसके पीछे ही रहा जब तक उससे वो लॉलीपॉप खा नहीं लिया। खुद से और सोचों से थक कर अमराहा ने खुद को थका डाला। ऐसी थकन जो किसी आराम और दवा से जाने वाली ना थी।